अल्हम्दुलिल्लाह 6000 फॉलोअर्स 6 महीने में इंस्टाग्राम पे। भाई मेरे तो कहते ना कि घोड़े खोल दिए मैंने 3-4 साल से लगा हुआ हूँ, मुश्किल से 4000 क्रॉस हुए। अगर आप मुझसे पूछें कि सैलानी से पहले तुम्हारी लाइफ क्या थी, तो मैं अपनी लाइफ शायद बता भी ना पाऊँ। मेरी लाइफ हो गया। कोई इंटरेस्टिंग नहीं थी, नॉर्मल लड़कों की तरह थी। जब मैं सैलानी में गया ना, मतलब मेरा दिमाग फट गया। तो वहाँ पर जो डिज़ाइनर है, सीनियर डिज़ाइनर, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक स्टोरी टेलिंग में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है ना कि कोई भी चीज़ सादी अच्छी नहीं लगती। अगर मैं आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर हो जाऊँ ना, तो आप किस तरह आज स्टूडियो आए हो, अगर वो छोटी छोटी डिटेल्स को मैं देखना शुरू कर दूँ, तो मुझे आपकी ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। बहुत से लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो आपकी कहानी सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जोहान्सबर्ग गया था एक ज़माने में, लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि वो लिखा हुआ था कि 4 बजे शाम को आप होटल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो वहाँ सिर्फ छीन के नहीं भागते, वहाँ पहले मारते हैं फिर छीनते हैं। मैं तो कराची को समझता था सिर्फ, तो कराची मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब मैंने 4 दिन वहाँ गुजारे और बड़े डर के गुजारे। तो पहली चीज़, अगर आप कभी भी कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो भाई आपको ना एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, आपने ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एआई आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। वो आपका असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प करना है। बिल्कुल। कितने सारे लोग हैं जिनका मैं पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत दफ़ा जो पॉडकास्ट पे आते हैं लोग, अगर उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखता है तो ना होने के बराबर है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि यार ये बंदा इतनी अच्छी बात कर रहा है तो उसको कंटेंट पे आना चाहिए। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा फ़ौरन उनका ना बत्ती जलती है, बोलते हैं यार ये अच्छा सीन हुआ है, हमें करना चाहिए। तो मैं एक बात कहता हूँ कि भाई जो आता है वो सिखा दो, जो नहीं आता वो आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं फहद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह 6000 फॉलोअर्स 6 महीने में इंस्टाग्राम पे। भाई मेरे तो कहते ना कि घोड़े खोल दिए मैंने 3-4 साल से लगा हुआ हूँ, मुश्किल से 4000 क्रॉस हुए। एक तो ये अचीवमेंट तुम्हारी रीसेंट अचीवमेंट है, बट इससे पहले की अचीवमेंट्स माशाल्लाह आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू। हम फेसबुक पे भी फ्रेंड्स हैं, हम लिंक्डइन पे भी कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हैं। आई हैव सीन स्टेडी डेवलपमेंट इन योर ग्रोथ माशाल्लाह। स्टोरी टेलिंग के लिहाज से, कंटेंट की कहते ना कि लगता है कि यार कंटेंट किसी ने दिल लगा के जान लगा के बनाया हुआ है। ऐसे नहीं कि बस यार ठीक है कर दो इसको, जो कि हमारे जैसे ज़्यादा लोग करते हैं। अच्छा, तुम्हें बुलाने का मकसद ये है कि आई वांट टू एजुकेट पीपल लाइक मी, ख़ास तौर पे, ठीक है, द पीपल हु आर इन मिडिल एजेस, हु थिंक कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट देयर गेम नाउ, ठीक है। जबकि ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास एज का एडवांटेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। तो जब ये दो लोग मिलते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास जाता है, तुम्हारी एज का बेनिफिट हमारे पास आता है कि वी कैन थिंक ऑन योर लेवल एंड यू कैन थिंक ऑन आवर लेवल। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, यू आर अ टीचर एज वेल, ठीक है। मुझे और डेफिनेटली हमारी ऑडियंसेस के लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए कि हु इज़ ज़ुहैब अज़मत, वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ एंड व्हाट आर एम्बिशंस, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। अच्छा फहद भाई, मेरी स्टोरी नॉर्मल टिपिकल कराची के जो लड़के होते हैं, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या पढ़ना है कुछ नहीं पता था, काउंसलिंग नहीं थी, 2 साल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं। सबने कहा जॉब भी, जो इंजीनियर बन जाता है उसकी जॉब लग जाती है, लेकिन कुछ पता ही नहीं था कि क्या सीन है। खैर इंटर कर लिया। अब इंटर के बाद क्या करना है, सबने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। खैर मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने 2 सेमेस्टर पढ़ा और मैं ड्रॉप आउट हो गया। प्री इंजीनियरिंग से किया था? प्री इंजीनियरिंग से मैंने इंटर किया था। उसके बाद मैंने बीएस किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं 2 सेमेस्टर के बाद आउट। अच्छा। पेपर्स मेरे सारे फेल हो गए थे, क्योंकि मुझे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, फिर सबने कहा यार सॉफ्टवेयर वो वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, इस पर ना आजकल बहुत पैसे हैं, बहुत काम है। मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर मैंने एक जगह से, हमारे ही औरंगी टाउन में मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने 1.5 साल तक कोर्स किया, लेकिन ना वो मज़ा नहीं आता था। सारी चीज़ें बहुत ड्राई चल रही हैं, बहुत ड्राई चल रही हैं। अब एक लाइफ में एक टाइम आ गया था कि यार अब क्या करना है, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ। घर वाले, मेरे अब्बा माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अम्मा बहुत अच्छी हैं। घर वाले कभी बोलते नहीं थे, लेकिन खुद अच्छा नहीं लगता था ना यार, मुझे कुछ करना है, लाइफ का कोई गोल ही नहीं है। तो किसी ने बताया सैलानी वेलफेयर ना फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाता है, तो चलो वहाँ अप्लाई करते हैं। मैं गया वहाँ पर, मैंने टेस्ट दिया। सैलानी का ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन आपको एक इंटरव्यू टेस्ट, वो टेस्ट पास करना होता है, फिर इंटरव्यू होगा। तो मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया। ऐसे मैंने 5 बार टेस्ट दिया और मैं फ़ेल होता रहा सैलानी से। वहाँ से भी उम्मीद टूट गई। अच्छा, उस टाइम ना मैं नमाज में अल्लाह ताला से ये दुआ करता था, मुझे आज भी याद है कि अल्लाह ताला आपने सबको ना किसी मकसद से बनाया है, तो मुझे आपने क्यों बनाया है, क्या मकसद है मेरा, मुझे ना अल्लाह ताला वो मकसद दीजिए। तो ऐसे ही दोपहर का वक्त था, मेरे पास मैसेज आया कि आपको
ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैच 2 में वो कर एडमिशन मिल गया। तो मैं पहले थोड़ा हैरान हुआ और नीचे लिखा हुआ था कि यार ये डेट है, इस दिन ओरिएंटेशन क्लास है। अच्छा, मैं बस में जा रहा था औरंगी से बादराबाद। पूरे रास्ते में सोचते हुए गया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, उनकी मैनेजमेंट बोलेगी हम माजरत खाएँ, आपके पास मैसेज गलती से आ गया, आप घर चले जाएँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो पता चला ना कि सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ बैठे वो बिल्कुल मेरी तरह कन्फ्यूज़ हैं। अच्छा। फिर हमें मैनेजमेंट ने आके बताया कि जब हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैच 1 स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, तो फेलियर्स की तादाद ना बहुत ज़्यादा थी। तो हमने क्या किया, टॉप बैच 2 में जो टॉप के फेलियर्स हैं हमने उनको हायर कर लिया। ओहो, तो मेरा फिर वहाँ पर एडमिशन हो गया। एक तरह से ग्रेस मार्क्स दे दिए गए तुम्हें एक तरह से। फिर सैलानी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब मुझे अगर आप मुझसे पूछें कि सैलानी से पहले तुम्हारी लाइफ क्या थी, तो मैं अपनी लाइफ शायद बता भी ना पाऊँ। मेरी लाइफ हो गया। कोई इंटरेस्टिंग नहीं थी, नॉर्मल लड़कों की तरह थी। और ये कितने साल पहले की बात हो रही है? ये 2017 की बात हो रही है। ओके, 8 साल पहले की। हाँ, 2017 की बात हो रही है। तो अब मुझे वहाँ मज़ा आने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन मैं कार्टून बहुत देखता था, अभी भी देखता हूँ। तो मैं ना कार्टून्स को ना ड्रॉ करता था। अब जब मैंने डिज़ाइनिंग शुरू की तो वहाँ भी ना हमें पेन टूल के ज़रिए इलस्ट्रेशन हो रही है, चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। हमारा मॉड्यूल था 6 महीने का। 3 महीने मैंने पढ़ा वहाँ पर और हमारा पहला टेस्ट हुआ और मैं वहाँ पर पास हो गया। अच्छा, 3 महीने गुजरे थे कि मेरी एक जगह जॉब भी लग गई, एक प्रिंटिंग प्रेस था। तो मैं वहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ और 12 घंटे मेरी जॉब थी, सुबह 9 से रात 9 बजे तक की। लेकिन वो समझे 14-15 घंटे की जॉब हो जाती थी। तो वो जॉब ना इस तरह हो गई थी। अब जब हमारा जो दूसरा मॉड्यूल था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिला। मैंने 1 साल तक वहाँ पर काम किया उस प्रिंटिंग प्रेस में। फिर सैलानी की तरफ से एक मैसेज आया कि भाई हमें हमारे हेड ऑफिस में एक डिज़ाइनर चाहिए, तो हम अपने स्टूडेंट्स से हायर करना चाह रहे हैं किसी को। तो मैं वहाँ गया टेस्ट देने के लिए। तो वहाँ पर 100 बच्चे थे कम से कम टेस्ट देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, एक पोजीशन के लिए, एक पोजीशन के लिए। ओके। तो वहाँ पर ना हमें ना 1 घंटे में 5 सोशल मीडिया पोस्टर्स बनाने थे। तो मैंने आधे घंटे में बना लिया। अच्छा, यहाँ से ना एक डॉट कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा। सैलानी में जब भी कोई कोर्स होता है ना तो डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ एक टीचर से आप कनेक्ट नहीं करो, हम मार्केट के और भी लोगों को बुलाएंगे, सेशन करवाएंगे, तो आपकी ना कनेक्शन उनसे हो जाएगी। तो एक सेशन हुआ था, हमारे ना एक 7 भाई हैं, तो 7 नाम है उनका, 7 शकील। उन्होंने वर्कशॉप किया था और वो डिफरेंट चीज़ें बता रहे थे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो वो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया और घर आकर मैंने मुझे 7 भाई की आईडी दिखी और मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दी और ये ख़त्म। इस बात को 6-7 महीने गुजर चुके। जब मैं सैलानी में टेस्ट देने गया तो टेस्ट जो बंदा ले रहा था वो 7 भाई थे। अच्छा, मेरा टेस्ट मेरा जो टास्क था ना आधे घंटे में कंप्लीट हो गया और 7 भाई को कोई आया और 7 भाई को बुला के ले गया। अब 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटे गुजर गए। मैंने कहा ये बाकी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मैंने तो आधे घंटे पहले दे दिया, तो मेरे साथ चीटिंग हुई। खैर एक बंदा आया 1.5 घंटे बाद, उसने बोला ये लिंक है, अब यहाँ सबमिट करके चले जाओ। अब मैं घर आके ना मेरे अंदर वो एक चीज़ थी कि यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ, क्या करूँ। मैंने फेसबुक में, मुझे याद है 7 भाई मेरे पास ऐड है, मैंने एक मैसेज किया लंबा चौड़ा सा कि 7 भाई मैं ये हूँ, ये मेरे साथ हो और ये मेरा काम है। 7 भाई ने मैसेज देखा, बोला नाइस यार, अच्छा काम है, तुम आ जाओ। तो वो जो वर्कशॉप में मैं गया था, वो वर्कशॉप में जाने का सीन भी ये था, मैं जॉब कर रहा था उस वक्त, 12 घंटे की शिफ्ट थी, तो मैं 3 घंटे उसमें से जो निकाल कर गया था, तो मुझे संडे वाले दिन वो एक्स्ट्रा देने पड़े थे। मुझे उस वक्त लगा था कि यार ये मैंने टाइम ज़ाया किया, लेकिन वो 1 साल बाद ऐसे पलट के आया मेरे पास। फिर सैलानी में मेरी जॉब हुई एज अ डिज़ाइनर। जब मैं सैलानी में गया ना, मेरा दिमाग फट गया, क्योंकि मैं जहाँ 1 साल से काम कर रहा था प्रिंटिंग प्रेस में, मैं वहाँ पर सबसे टॉप का डिज़ाइनर बन गया था। जब मैं सैलानी में गया तो वहाँ पर जो डिज़ाइनर है, सीनियर डिज़ाइनर, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक बंदा बैठा वो एनिमेटर है, एक वीडियोग्राफर है, एक फोटोग्राफर है, एक कंटेंट राइटर। मैंने कहा ये क्या दुनिया है, मतलब जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं उस तरह मीटिंग चल रही है, लोग वाइट बोर्ड पर टास्क लिख रहे हैं। मैंने कहा ये बड़ा कूल सा कुछ इन्वायरमेंट है, मज़ा आएगा। तो 1.5 साल तक मैंने सिर्फ डिज़ाइनिंग की। अब मैंने वहाँ पर देखा कि एनिमेटर जो है क्या करता है, जो मैं इलस्ट्रेटर में वेक्टर आर्ट बनाता हूँ उसी को एनिमेट करता है। तो मैंने कहा 50% काम तो मतलब मुझे आता है, मुझे 50% और सीखना है। तो हमदा शेखानी है, वो दुबई में होता है, तो मैंने कहा हमदा भाई मुझे सिखाओ। तो हमदा थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर था, वो डांटता भी था। अच्छा, वो ऐसा बंदा था, वो मेरे लाइफस्टाइल को भी बड़ा मुझे एजुकेट करता था कि यार तुम इस तरह बात नहीं करनी है, तुम इस तरह कपड़े नहीं पहनने, तुम्हें खुशबू लगा के आया करो, गर्मी होती है, स्मेल आती है तुम्हारे अंदर से। डांट उसे बुरा भी लगता था, यार इसको तमीज़ ही नहीं किस तरह डांटना है, लेकिन ना वो मार्केट को रेडी कर रहा था। हाँ,
तो वहाँ पर मैंने फिर एनिमेशन सीखी, वहाँ पर आके मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। एक कीड़ा था जो उस वक्त मेरे शुरू से अंदर था, मुझे बोलने का शौक़ था। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बात करने का बहुत शौक़ है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया, पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया। तो उस वक्त एक ना सैलानी में कोई भी चीज़ होती थी तो नॉर्मल से ना एक पोस्टर बनता था और सोशल मीडिया में डाल दिया जाता था। तो सैलानी में ना उस वक्त एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, सैलानी टेक्सटाइल प्रोग्राम। वो था क्या कि 60 डे की ट्रेनिंग होती थी, मतलब एक नॉर्मल जो बंदा या खातून वो आए 60 दिन की उनको टेक्सटाइल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उस 60 दिन में उनको पैसे भी मिलेंगे और 60 दिन के बाद आपको जॉब में भी लगा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी ना J.Dot, ज़ारा, खादी इन जगह पर बात हुई थी। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, आप किसी एक बेरोज़गार आदमी को या औरत को बोल रहे हो आप हमारे पास पढ़ने आओ, उस दिन के आपको पैसे भी मिलेंगे और फिर आपको जॉब में भी लगा दिया जाएगा। तो मैंने बोला यार कि एक जो सिर्फ एक पोस्ट है ना, उससे ये वाली इमोशन नहीं निकलेगी, आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार उस वक्त वीडियो इस तरह बनती नहीं थी उन लोगों के यहाँ, कैसे होगी वीडियो, क्या होगी, और ये बात रफा दफा हो गई। अब मैंने कहा नहीं, इस पर ना अब कैश करने के टाइम है। मैं रात में गया हूँ और मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू की। ओके स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा उस वक्त AI था नहीं कि मैं AI से रिफाइन करूँ, खुद ही लिखी स्क्रिप्ट। मैंने कहा नहीं यार बहुत लंबी हो गई, थोड़ा शॉर्ट करूँ, कम करूँ। फिर मैं आया हूँ अपने मैनेजर को बोला फैज़ान भाई मैंने ना एक स्क्रिप्ट लिखी है। बोला अच्छा सुनाओ मुझे। मैंने सुनाई, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, कौन बोलेगा। मुझे शर्म भी आ रही है, कहते हैं कि यार मैं बोलूँगा। मैंने कहा फैज़ान भाई मैं आ जाऊँ, कह रहे हैं बोल के दिखाओ। बोला मैंने, बहुत अच्छा आप शूट करते हैं, शूट कैसे होगा। मैंने कहा ग्रीन स्क्रीन में कर लेते हैं। वो जो हमदा था ना वो मीडिया स्टूडेंट था, वो इकरा यूनिवर्सिटी से मीडिया साइंस वो कंप्लीट हो गया था उसका। उसने कहा यार मुझे आता है, हमने ये सब प्रैक्टिस की हुई है। खैर वो वीडियो शूट हुई, उसके बाद पब्लिश हुई, वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद मैं फेस ऑफ सैलानी बन गया। 1 साल तक मैं लाइव सेशन करता रहा। उसके बाद कोविड आ गया। वो कोविड के पूरा जो कैंपेन है वो मैंने चलाया, संभाला। हमने 1-1.5 हफ्ते के अंदर अरबों रुपए की डोनेशन लेकर आए हम। मैंने गवर्नर सिंध का इंटरव्यू किया, कमिश्नर कराची का इंटरव्यू किया, मामला वो चलता रहा। उसके बाद मुझे एक जगह से एक मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ से ऑफ़र आई, वहाँ स्विच कर गया। फिर उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ वो बस वो चलता रहा। मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम किया। मैंने एक फ़िल्म मेकिंग में डिप्लोमा भी किया है, क्योंकि मुझे शुरू से था ना कि मुझे अपने बॉक्स को बड़ा करना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने डिज़ाइनिंग सीखी। जब मैं सैलानी गया था तो मैंने देखा जो एनिमेटर था वो आधा काम मुझसे करवा रहा है और आधा खुद कर रहा है, और जो एडिटर है जब वो एडिटिंग करता है तो टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, वो सारे जो मैंने डिज़ाइनिंग में करता हूँ। अच्छा जब मैं खुद शूट करने जाता, जब मेरी वीडियो शूट होती थी तो अब एडिट भी मैं कर रहा हूँ, तो ना मैं सोचता था यार जब मैं एडिट करने बैठता था कि यार फ्रेमिंग ना थोड़ी ऐसे होनी चाहिए या फिर शूट ऐसे होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार मुझे अब डिप्लोमा भी करना, वो कैमरा चलाना भी सीखना है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉक्स को मैं बड़ा करता गया। तो मैंने फिर फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा किया सर आमिर भगत के पास से, और ये है थोड़ी सी जर्नी। तो अभी तुम ड्रॉप आउट नहीं कहलाओगे? ड्रॉप आउट इसलिए नहीं कहलाओगे, तुमने एजुकेशन की डायरेक्शन चेंज की? अच्छा मैंने एजुकेशन भी कंप्लीट की उसके बाद। अच्छा मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। ओके क्योंकि मुझे पता सैलानी में काम करने का एक फ़ायदा ये था ना कि वहाँ पर IT डिपार्टमेंट के लोग भी साथ थे, तो वहाँ पर ऐसे लोग थे जो मुझे गाइड करते थे। ओके सही है। मुझे हर तरह से कहते थे यार ज़ुहैब तू जितना भी अच्छा स्किल सीख ले लेकिन कहीं ना कहीं फंसेगा ज़िंदगी। वेरी गुड, बहुत तो तुम ना ये डिग्री करो। खूबसूरत लोग थे वो जिन्होंने ये बताया। अच्छा वो ऐसे लोग थे जिन्होंने ना मेरे ना किरदार पे बहुत काम किया। मुझे सैलानी में सब कहते हैं रिक्शा क्यों कहते थे? जैसे कोई भी मैं और आप बैठ के बात करें, आप मेरे मैनेजर हैं, कोई तीसरा बंदा आया कि यार फलां टास्क तो कर दो। अब मेरे मैनेजर को वो टास्क नहीं करना, वो टोपी कराना चाह रहा है। मैंने बोल दिया हाँ फ़ौरन हो जाएगा। तो कहते थे भाई तो चुप रहा कर। तो उन लोगों ने मुझे इतना वहाँ पर, उसको क्या कहते हैं जब कोई बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है तो सीनियर्स करते हैं, बुली करते हैं क्या। उन्होंने मेरे से इतना रगड़ा लगवाई, मतलब मैं कभी कभी सोचता मैं रो दूँ, लेकिन उस चीज़ ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया। वो कहते थे वेब तो एक दिन हमें दुआएं देगा। हमारे अली भाई थे, अवेद भाई थे। सही बात है। तो उनकी ये सब है तो अच्छी बात है। इसका मतलब देखो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यहाँ पे ना एक सेंटिमेंट हो गया है कि अगर आपको क्रिएटिव काम में घुसना है या कंटेंट क्रिएशन में घुसना है तो यार इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप आउट एक बज़वर्ड बन गया है जो कि तुमने उसको कवर भी किया फिर बाद में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ यार एक स्किलफुल बंदा और एक पढ़ा लिखा स्किलफुल बंदा, दोनों में से किसको चूज़ करोगे? तो आप पढ़े लिखे स्किलफुल बंदे को जाओगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तुम्हारी जब रील्स में देखता हूँ तो यू कनेक्ट विद पीपल, ठीक है? दैट स्टॉप हैपन्स एक्चुअली व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग कि यार एक हुक होता है, सही पूरी साइंस है उसके पीछे। तो ये स्टोरी टेलिंग और हुक की जो साइंस है
बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके बारे में, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन व्हाट इज़ यूनिक अबाउट योर पर्सपेक्टिव ऑन स्टोरी टेलिंग, जो तुम कहते हो कि यार ये मैंने स्टोरी टेलिंग में सीखा है जिसने मेरे कंटेंट को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया, या तुमने जो चीज़ें सीखी हैं, जिस तरह तुमने होन किया है, शॉर्पन किया है चीज़ों को, वो क्या है, कब यूनिक क्या है तुम्हारे स्टोरी टेलिंग में? अच्छा, इसका भी आंसर ना यहाँ से नहीं है, बहुत पीछे से। मैं जब डिज़ाइन बनाया करता था तो मैंने कोई डिज़ाइन बना दी, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा एक दोस्त है आसिम, जो यहाँ भी अभी बैठा हुआ है, तो आसिम मेरी ज़िंदगी में आया था सैलानी के थ्रू। आसिम ने मुझसे फेसबुक में कनेक्ट किया था कि यार हम, ये भी औरंगी टाउन में रहता है, कि हम औरंगी टाउन के जितने स्किलफुल पर्सन हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ा। फिर आसिम सैलानी में आया, तो आसिम मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद बंदा था जिसने मुझे ज़िंदगी पर इतना क्रिटिसाइज़ किया है। मैं कुछ भी बनाऊँ, उसने कहा क्यों बनाया तुमने? मैंने कहा अच्छा लग रहा है। कहते क्यों अच्छा लग रहा है? कोई चीज़ अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा, अब कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्वालिटी क्वेश्चंस करने शुरू हाँ, किए उसने पूछा क्यों अच्छी नहीं लग रही। अब मैं ना बहुत झुंझला जाता था, भाई क्यों, अच्छी है तो बस अच्छी है। कह रहे वजह क्या है? अगर तुम ये वीडियो बना रहे हो उसके पीछे क्या, ऐसी ही कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ऐसी बनाओगे ना तो फिर बस ऐसे ही रह जाओगे। तो आपने, अगर मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि शम्स तबरेज़ और मौलाना रूमी की कभी कहानी आपने पढ़ी होगी ना, तो मौलाना रूमी पहले कुछ और थे, लेकिन शम्स तबरेज़ के आने के बाद ना वो कुछ और हो गए। तो आसिम मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, उसने बहुत शेप किया मेरी सोच को। तो इसने एक चीज़ डाली मेरे ध्यान में, कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे वजह ढूंढो, क्यों कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट क्या है। तो अब मैं कुछ भी बनाता हूँ तो पहले सोचता हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, और फिर इससे कनेक्ट करूँ स्टोरी टेलिंग में। तो मैं फ़िल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, मतलब मुझे फ़िल्म बहुत पसंद है। अच्छा, एक स्टोरी टेलिंग में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है ना कि कोई भी चीज़ सादी सादी अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं अगर, आप अगर मुझे बताओ कि सुहेब मैं सुबह उठता हूँ, मैं आता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, गेस्ट से मिलता हूँ और घर जाकर सो जाता हूँ, तो बहुत बेसिक सी स्टोरी है। लेकिन जितनी भी हमारे आसपास कहानियाँ ना, वो इतनी बेसिक है नहीं। अगर मैं आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर हो जाऊँ ना, तो आप किस तरह आज स्टूडियो आए हो, अगर वो छोटी छोटी डिटेल्स को मैं देखना शुरू कर दूँ तो मुझे आपकी ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। हो सकता है आप जब घर से निकल रहे हो, आपको गर्मी बहुत लग रही हो, गर्मी के लिए आपने क्या किया हो, कहीं गाड़ी ख़राब हो गई हो, कुछ टैकल किया हो, मसला है। तो ज़िंदगी भी हमारी ऐसी को, कभी ज़िंदगी स्मूथ नहीं चलती, ज़िंदगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है, और वही चीज़ हमें इंटरेस्टिंग बनाती है। तो जब भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ना उसको इंटरेस्टिंग किस तरह किया जाए। अब एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं कोयटा जाता हूँ ना, हर हफ्ते मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कराची से उड़ता हूँ और कोयटा में लैंड कर जाता हूँ। ऊपर सतही तौर पे, सरफेस लेवल पे देखता हूँ कि अच्छा बलूचिस्तान ऐसा है। अभी लास्ट वीक जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस पर फ़्लाइट्स बंद थी, मुझे घर आना था, मैं बस से आया। अब जब मैं बस से वो 12 घंटे का सफ़र करके आया हूँ, तो मैं अंदर से गुजरा हूँ उसके, डिफरेंट तो वो पर्सपेक्टिव। डिटेल्स निकलना शुरू हुई कि अच्छा ये हरियाली है, यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, एक स्टॉप पे रुक रहा हूँ तो यहाँ इतने लोग मेहमान नवाज हैं। तो स्टोरी टेलिंग, कोई भी कहानी हो, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपने बहुत पहले छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक थ्रू आर्टिस्ट, जाना है, ऊपर से नहीं जाना। हाँ, ऊपर सरफेस लेवल पे आप देखो ना, सारी चीज़ें बोरिंग है, हाँ। और आप सरफेस लेवल पे कोई भी कहानी सुना दोगे कि हेलो मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बस ख़त्म, तो शायद ख़त्म। लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो फिर मज़ा आएगा। और आपकी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं। आप कोई भी अगर मूवी देख लो, जैसे मैं अभी रिसेंटली ना स्वदेश मूवी देखी मैंने, शाहरुख खान की, आपने देखी है? काफ़ी पहले देखी थी। मैंने अभी फिर देखी, यार वो क्या मूवी है। हाँ, शाहरुख खान ने ना उस दौर में 2005 में, आज हम देखते हैं ना लेजेंडरी काम किया था। ट्रैवल बिल्कुल वीडियो ऐसे। देखते हैं, उसने वो वाला एक्सपीरियंस दिया था। अच्छा, उसमें लास्ट में एक सीन है कि शाहरुख खान ना उस गाँव में बिजली लाना चाहता है, तो वो बहुत काम करता है, पाइप्स लगाता है, सब कुछ करता है। एंड का मोमेंट आता है ना कि बस उसने वो लीवर खींचना है और बिजली आ जानी है। अब वो, अगर वो इतना सिंपल होता ना कि लीवर खींचता बिजली आ जाती, वो कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होती। उसमें दिखाया उसने लीवर खींचा, बस बिजली आती 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 एकदम से रुक गई। यार ये क्या हो गया, फेल तो नहीं हो गया मैं? वैसे ही अभी मैं देख रहा था केसरी मूवी, अभी अक्षय कुमार की आई है, उसमें भी स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग किया गया कि एक मोमेंट में आता है कि अक्षय कुमार ने चैप्टर 2 मेरा ख्याल से चैप्टर 2 काफ़ी अक्षय कुमार वो केस जीतने वाला होता है, जैसे ही जीतने वाला होता है एक कॉन्फ्लिक्ट आता है और वो हार जाता है। अब ऐसा लगता है स्टोरी ख़त्म। तो पहली चीज़, किसी भी स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए अगर मैं समअप करूं कि अगर आप कोई भी स्टोरी को अच्छा बनाना चाहते हो तो बहुत माइनर माइनर डिटेल्स को आप ऑब्जर्व करें। दूसरी चीज़, अपनी स्टोरी में ना कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए, किसी भी तरह कॉन्फ्लिक्ट, फड्डा होगा, मसला होगा, तभी वो इंटरेस्टिंग हुई। जैसे हमारी ज़िंदगी है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। मैं अगर इसको समअप करूं तो तुमने जो कहा ना कि हवा से
आप ऊपर से गए तो आपको पता नहीं चला, सही है लेकिन आप थ्रू गए तो पता चला, विच इज़ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। टीचिंग करते हो तुम, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, एक मूवी है शायद मेरा ख्याल से रानी मुखर्जी की है जिसमें वो हक लाती है, या फिर वो हिचकी मूवी शायद है। नहीं देखी। हाँ वो मैंने देखी, तो उसमें बड़ा खूबसूरत एक वो था, एक लेसन है, मुझे बड़ा दिल को लगा था, क्योंकि मुझे भी टीचिंग का शौक है, ज़रा मज़ा आता है लोगों को गाइड करके। तो उसने कहा था कि यार टीचर का काम आसान है, क्योंकि टीचर का काम सिखाना है, मुश्किल काम स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वो सीखता है। अब वो गलत चीज़ भी सीख सकता है टीचर से, सही है। ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि उसको क्या सीखना है, क्योंकि उसमें बेसिकली स्टोरी लाइन में ये दिखाया है कि वो किसी दूसरे टीचर को नीचे दिखाने के लिए उसकी क्लास में उसको बार बार बेइज्जत करता है। तो उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उसके डिसाइपल्स होते हैं, जो उसके ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, वो समझता है कि यार ये इस टीचर को नीचे दिखाना चाहता है इसकी क्लास को, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे पब्लिकली वो क्लास नीचे हो जाती है, टीचर नीचे हो जाता है। तो वो समझता है कि वाकई मैं तो कहता था ये नीचे हो जाएगा, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसका स्टूडेंट था जिसने कोई साजिश की थी जिसकी वजह से उनको नीच करार दिया गया। तो जब उसको पता चलता है, वो जाके स्टेज पे बोलता है और फिर ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने जो सिखाया वो मैंने नेक नियति से सिखाया, लेकिन जो स्टूडेंट ने सीखा वो मुश्किल काम था, क्योंकि उसने दूसरा पर्सपेक्टिव सीख लिया कि यार मैं उसको नीचे दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई थी तो मैं अब शर्मिंदा हूँ उस चीज़ पे कि उसने अच्छी चीज़ नहीं सीखी। मेरा वो इंटेंशन पकड़ लिया कि यार मेरा टीचर चाहता है कि ये टीचर नीचे हो जाए, तो मैं इस टीचर की हेल्प करूँगा। तो टीचिंग बड़ा मुश्किल एक पर्सपेक्टिव है। और ये भी स्टोरी से मुझे याद आया कि मुझे इसलिए याद है आज तक, कि मुझे मूवी का नाम भी इसलिए याद है कि एक सीन मुझे याद रह गया। तो टीचिंग का क्या पर्सपेक्टिव है, या फिर तुम अपने स्टूडेंट्स में क्या वैल्यूज़ इनकलकेट करते हो, जो कि क्योंकि जब आप टीचिंग करते हो ना, आप हमेशा इस तरह टीच करते हो कि आप चाहते हो कि यार कोई मुझे काश इस तरह पढ़ाता, सही है। तो वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो तुम ये सोचते हो कि यार मुझे काश इस तरह पढ़ाता तो मैं आज कुछ और होता। अच्छा, आपने जो बात की ना, सेम सिर्फ यही फार्मूला है मेरे पास कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे क्या परेशानी आती थी। मतलब मेरे पास आकर कोई ये कॉन्सेप्ट इस तरह समझा दे और समझो कि सामने वाला समझ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मुझे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो मुझे मेरी कोशिश होती है कि हमेशा ना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिया जाए किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं बिल्कुल ABCD से शुरू करता हूँ, बहुत ग्राउंडेड रहकर, फिर उसको पहले एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि वो कनेक्ट कर पाए, एनालिसिस ड्रॉ करता है। हाँ, जैसे मैं अगर बताऊँ कि मैंने फिज़िक्स पढ़ा या केमिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे सीधा सीधा ना फॉर्मूला बता दिया गया था, तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज एक क्रिएटर जिसको आप भी फॉलो करते हैं, सूफी ट्रैम्प, ओके, आपने स्टोरी भी लगाई थी, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री इन सब की चीज़ें समझाता है, लेकिन ना हमारे जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उसको एज एन एग्जाम्पल बनाता है और फिर हमें समझाता है, तो वो चीज़ ना मुझे समझ आती है। फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी समझ में आ जाती है। हाँ, अब मुझे फिजिक्स समझ आ रही है। तो मैं जब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि जो चीज़ हमारे आसपास है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको CMY के NRGB के बारे में पता है? CMY के NRGB, जब हम कलर में जाते हैं ना, दो तरह के कलर्स होते हैं, एक CMY के NRGB। CMY के उसे कहते हैं जो प्रिंट फॉर्म में होता है, जैसे ये अगर आपको टिश्यू बॉक्स दिख रहा है, ये प्रिंटेड फॉर्म में, इसमें CMY के कलर यूज़ हुआ है। RGB उस कलर्स को कहते हैं जो डिजिटली यूज़ होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं जैसे समझाता हूँ कि अगर किसी ने ट्रैवल किया है, तो अगर वो सिंध में है ना, सिंध में ट्रैवल कर रहा है, तो सिंध में जो आपको पौधे देखते हैं ग्रीन कलर, वो CMY के डल से कलर। जैसे ये पंजाब में दाखिल होते हैं तो एकदम ब्राइट कलर के जो आपको पौधे देखते हैं वो RGB कलर है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो हमारे दरमियान एग्जाम्पल्स है ना, पहले उनके जो डॉट है उनके साथ कनेक्ट करवाऊँ, देन उसको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, तो फिर उसको वो समझ आ जाता है। तो मेरा तरीक़ेकार ये कि पहला कि मुझे काश इस तरह से समझा दिया जाता, तो उस काश पे काम करता हूँ। फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके सामने जो बैठा है, आप उसके लेवल पे आके बात करो। मैं अगर कराची में हूँ तो मुझे पता है कराची का माइंडसेट कैसा है। अगर मैं कोयटा जा रहा हूँ तो वहाँ के लोग किस माइंडसेट के हैं, उनका माहौल क्या है, वो कैसे पले बड़े हैं, तो मुझे उनको ना उसी लेवल पे आके बात करनी पड़ती है। मैं एक कोट भी पढ़ रहा था कि बड़ा आदमी ना वो होता है जब कहीं वो बात, या हुजूर का एक कॉल था कि आप जिसके साथ बात करो ना, आप उसी के लेवल पे आके बात करो। जैसे कोई बच्चा है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मैं उसके सामने ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करूँ, उसको कुछ ना समझ आए, तो फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कोयटा में ना ये 2 पीसीस नहीं है, ये यार ये 1 दाना है, या ये 2 दाने, ये 3 दाने हैं, तो मुझे उस तरह से उनसे बात करनी ताकि मैं समझा सकूँ। जब फिर मैं उनके लेवल पर आ जाऊँगा ना, फिर मैं उनको लाऊंगा टर्म्स पे कि यार इसको ना, जैसे बाइक में जंप कहते हैं,
कार में शायद सस्पेंशन कहते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसको बेटा ये कहते हैं। हम भले दूसरी दुनिया में यूज़ करें। फिर मैं उनको ये भी समझाता हूँ कि आप टर्म्स क्यों याद करो। देखो मैं हमेशा कोयटा नहीं आऊँगा, कल को आपने लीड करना है, तो जब आप पढ़ाओगे तो आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए। कल को आप किसी क्लाइंट के साथ बात करोगे तो क्लाइंट के सामने आप ये टर्म नहीं नॉर्मल बात करोगे तो वो इम्प्रेस नहीं होगा। आपने इम्प्रेस करना है तो आपने बताना है कि यार ये टर्म्स हैं। तो ये तरीक़ेकार है मेरा पढ़ाने का। लेकिन तुम इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है तुमने अपनी शर्ट पे और तुम अपने आप को प्राउड इंट्रोवर्ट कहते हो। नहीं, मैं इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट। डिज़ाइन अच्छा लगा मैंने। सही है, क्योंकि बहुत दफ़ा क्योंकि जब बंदा बुली होता है ना तो वो इंट्रोवर्जन पे आ जाता है ज़्यादातर, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक्सट्रोवर्जन में भी चेंज होता है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार कोई भी चीज़ ना, कोई भी शख्स टोटली इंट्रोवर्ट या टोटली एक्सट्रोवर्ट नहीं है। मैं अपने आप को हमेशा से इंट्रोवर्ट समझता था, मैं अभी भी बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ दो चीज़ें मैच हो जाएं, दो कंडीशंस मीट हो जाएं तो आई एम टोटली एक्सट्रोवर्ट। एक मतलब के लोग, एक मतलब का टॉपिक, ये दो चीज़ें हो जाए कोई बंदा इंट्रोवर्ट नहीं रहता, हर बंदा एक्सट्रोवर्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, पता नहीं आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे। मैंने बहुत लोगों को ना ये इंट्रोवर्ट लफ्ज़ यूज़ करते थे क्योंकि बहुत फैंसी लगता है, लेकिन मैंने उन बहुत लोगों के अंदर एक चीज़ देखी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत से लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बोलते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है यार, इस पे ये बात हो सकती है कि इवन व्हेन दे हैव दीज टू कंडीशंस मेट, कि उनके मतलब के लोग भी हों, उनके मतलब की बातें भी हों, अगर जब भी नहीं कर पा रहे तो वो इंट्रोवर्जन नहीं है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ भाई, क्योंकि मैं कुछ जॉब से भी ऐसे किया था, क्योंकि मेरे कुछ बॉसेस ने, मैं एक ज़माने में 10-12 साल पहले एक जॉब पे ऐसे भी बुली हुआ कि मुझे मेरे बॉस ने कहा, रीजनल टीम्स आई हुई थी लाहौर इस्लामाबाद से, कि फात साहब बात करें, कोई सब बैठे हुए 20-30 लोग बैठे हुए और हम आपस में बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो फादर मुंह में लड्डू लेके बैठे रहते हैं, सबको बोल रहे हैं कि ये ना बात कम करते हैं। तो भाई बात किया करें, आप सेल्स के आदमी है, टीम आई है। जबकि मेरा कभी एक बंदा ऐसा होता है कि एकदम से खुल के नहीं मिलता, वक्त के साथ साथ लोगों से घुलना मिलना शुरू करता है, तो मैं उस तरह का बंदा रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुझे देखता है, वो मेरा कंटेंट भी देखता है, वो मुझे जानता भी है क्या चीज़ें कहनी है, लेकिन वो कंडीशंस मीट ऐसे नहीं होती है। तो यू ऑलवेज हैव टू ट्रीट योर डिसाइपल्स या योर एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंगली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे मैं आऊँगा, यू हैव गॉट सम फ्यू टीम, आई थिंक कुछ टीम मेंबर्स हैं तुम्हारे पास। टीम मैनेजमेंट के लिहाज से पर्सनल और प्रोफेशनल लेसन्स कौन से हैं दैट यू हैव लर्न फ्रॉम 2017, कि तुम्हें किस तरह ट्रीट किया गया था एज अ टीम मेंबर। बहुत दफ़ा ना लोग इससे गलत लेसन्स ले लेते हैं कि अगर मुझे बुली किया गया, या फिर अगर मैंने सोचा कि यार एक एम्प्लॉय को ना दोस्त बना के रखना चाहिए या पार्टनर बना के रखना चाहिए। मैंने ये गलतियाँ की हैं लाइफ में, सही है, कि एक कोलीग को या फिर अपने से नीचे जूनियर को, सबॉर्डिनेट को दोस्तों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, वो सर पे चढ़ गया, सही है। तो देयर हैज़ टू बी सम लाइन, सम प्रोफेशनल बाउंड्रीज। लेकिन ये चीज़ अब समझ में आई, पिछले जो आधा मेरा करियर गुजरा वो बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई थी। फॉर एग्जांपल इतना भी बुरा लगता था कि वो फात भाई बोल दे, तो एक मल्टीनेशनल में तो भाई सवाल ही पैदा नहीं था, भाई बोल दो। लेकिन किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहाँ भाई बोल दे और मेरी ओरिएंटेशन नहीं है, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कॉल मी फहद, भले तुम्हें 10 साल छोटा है, कॉल मी फहद, इस तरह बात करो, ये करो। तो टीम डायनामिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो तुमने कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ देखी हैं अपने ऐसे लोगों में जिन्होंने तुम्हें मैनेज किया हो, जिनको तुमने कॉपी किया है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुमने डिनाई किया कि नहीं यार आई कैन मेक देम बेटर एज ए लीडर? अच्छा, सबसे पहली बात यार, पीपल्स मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत से ऐसे मैनेजर्स को देखा है कि वो मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, लेकिन उनको पीपल्स मैनेजमेंट नहीं आती। अपने काम में बहुत अच्छे हैं लेकिन पीपल्स को मैनेज नहीं करने आता। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है, जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि भाई जो आता है वो सिखा दो, जो नहीं आता वो आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे शायद बहुत अच्छे से डील करना अब भी नहीं आता, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है, जैसे आपने कहा ना कि अपने किसी भी जो आपके अंडर है, अगर आप उसको बिल्कुल दोस्तों की तरह रख लो तो बाद में बड़े मसले होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा है, जैसे मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, हम सब दोस्त ही हैं, लेकिन हम एट अ टाइम एक काम भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी मैं एक रीसेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं डायरेक्टर हूँ। मैं एक तरह से ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत ऊपर हूँ या वो नीचे, लेकिन मैं सबको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने इस पूरे जर्नी में ना, जितने टाइम मैं उन सब के साथ रहा हूँ, मैंने उनको ना, हम दोनों ने एक दूसरे को एजुकेट किया। और अगर मैं एजुकेट नहीं करता तो ये मेरी गलती है। मैंने एजुकेट ये किया, भाई हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन जब काम होगा ना तो फिर यहाँ पर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं क्या हूँ, काम के जो वक्त है उस टाइम में आपका दोस्त हूँ। और बाकी ऐसी भी मेरे, जैसे मैं लास्ट एक कंपनी में जिसमें मैंने रिज़ाइन दिया, वहाँ पर मैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग टीम में सुपरवाइज़र था।
मेरे अंडर तकरीबन 6 लोग थे। उसमें से 4 से 5 ऐसे तो बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसे थे जो बिल्कुल बाहर से आए थे और मैं उनका सीनियर ही था। लेकिन मैं जैसे तारीफ़ नहीं करना चाह रहा अपनी, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा है कि सर आपसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं हमेशा उनके शूज़ पर आकर सोचूं। जैसे अगर मुझे कोई भी उनसे काम करवाना है तो मैं उनके सिचुएशन पर आऊं, फिर उस काम को समझूं और फिर उनको उसी तरह समझाऊं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं कभी भी, मैं क्योंकि टीचर हूँ ना, कभी भी किसी को कोई काम देना होता है, कोई काम समझाना होता है, मैं अगर अपने नॉलेज के हिसाब से उसको बताऊँगा ना तो उसके लिए हमेशा मसला होगा। हाँ बिल्कुल मैं हमेशा उसके स्टैंडर्ड पे उतरता हूँ, उसको बताता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा हेल्प के लिए हाजिर हूँ। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि कोई भी जूनियर है, मैं उसको पहली बात कहता हूँ बेटा मैं आपको चाह रहा हूँ ना मछली पकड़ना सिखा दूँ। मैं अगर अभी हेल्प कर दूंगा कोई मसला नहीं है, अगली बार भी हेल्प कर दूंगा कोई मसला नहीं है, लेकिन ना मैं यहाँ भी एजुकेट करना, मेरी पहली हमेशा हर जगह कोशिश होती है मैं उसको एजुकेट करूँ। माइंडसेट पे काम कर लो। हाँ, अगर मैं उसको एजुकेट नहीं करूँगा तो बेचारा कैसे करेगा यार, कौन उसको सिखाएगा। तो मैं उसको ये एजुकेट करता हूँ, देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन फिर तुम्हें कहीं और भी अगर जाओगे ना वहाँ भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ऐसा करो ये काम तुम खुद करने की कोशिश करो, कहीं फंसते हो तो मैं हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो जितनी भी मुश्किल आ जाए कि ये काम तुमने ही करना है। इससे क्या होता है वो ना एनेबलमेंट होती है। हाँ, क्योंकि भाई मैं हमेशा यहाँ पे तो नहीं रहूँगा, ये ऊपर आएंगे तभी मैं ऊपर जाऊँगा ना। और एक शायद हज़रत अली का कॉल है कि आप किसी का एक कॉल है कि आप किसी का हाथ पकड़ के ऊपर करते हो ना तो आपका ही हाथ ऊपर है। सही बात, ऐसा नहीं है कि उसका। तो मेरी कोशिश होती है कि भाई मैं उसको एजुकेट करूँ। कितने लोग ये गलती करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है, कुछ इनसिक्योर लोग होते हैं जो अपने नीचे वालों को डेवलप नहीं करते, लेकिन जब अप्रेजल से प्रमोशन की बारी आती है तो हाथ झाड़ के बैठे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई बंदा तैयार नहीं होता उनकी जगह लेने के लिए। अच्छा, इस पर मेरा ना सबसे, जैसे मैं मेरे सीनियर्स जहाँ भी मैं रहा हूँ, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उन सब का बहुत बड़ा हाथ है। शायद अगर ये माइंडसेट मेरे अंदर है तो वो इस वजह से है कि मैं जहाँ भी रहा हूँ मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे एजुकेट किया। अभी मैं रिसेंट जहाँ पर जॉब छोड़कर आया हूँ तो मेरी पहली कोई बॉस या फिर मैनेजर वो फीमेल थी। तो अब एक मर्द आपको किस तरह ट्रीट करता है, खातून किस तरह, बहुत डिफरेंट है। लेकिन उन्होंने भी, उनका भी जो पूरा एक, मैंने 5 साल काम किया, उस 5 साल में उन्होंने वो सिर्फ एजुकेट किया है मुझे याद है जब मैं पहली बार उस कंपनी में गया था तो पहला एक ऐसा इदारा था जो को था और फुल बर्गर आवाम थी। तो मैं ना लड़कियों से बात करने में थोड़ा कतराता था, तो उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई कि बेटा आज तुम नहीं करोगे, बाद जाकर मैं कर लूँगी, लेकिन फिर करना तो है ना आपने। तो उन्होंने मुझे बैठाया, एजुकेट किया, थोड़ी हिम्मत दिलाई, फिर भेजा, फिर मैं गया, मैंने बात की। तो इस पूरे जर्नी में उन्होंने मुझे हर जगह सेम काम किया, पहले एजुकेट किया है फिर किसी काम में भेजा, पहले तभी ये चीज़ मेरे अंदर शायद आई है कि मैं कभी भी अपने जो जूनियर्स हैं उनको एजुकेट करता हूँ, समझाता हूँ। देखो जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ यार, कर सकता हूँ कि इसको पता होगा, इल्हाम थोड़ी होगा बेचारे को या बेचारी को। तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले हैं। और एक चीज़ मैंने उनसे सीखी हमेशा, मिस मदिया से, वो कहती हैं कि बेटा कभी भी किसी को फ़ौरन जज नहीं करो। कंपनी में कोई नया बंदा आया है या तुम किसी नई जगह गए हो और फ़ौरन बोल दो कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। देखो जब तुम किसी से मिलते हो ना, हर कोई अपना सबसे बेस्ट वर्जन शो करता है। ऐसे जब तुम थोड़ा टाइम बिताओगे फिर उसके रंग नजर आते हैं। हाँ, सब नजर आएंगे। तो कभी भी कोई बहुत अच्छा है बहुत ख़राब है शुरू में जज नहीं करो। हो सकता है कोई बंदा इंट्रोवर्ट है, तुम उससे पहली बार मिले हो, वो तुम्हें ऐसा फील हुआ कि यार बहुत रूड है, लेकिन असल में वो रूड नहीं है, बेचारे की उसके हालात ऐसे चल रहे हैं या कोई कंडीशन चल रही है, तो टाइम सही नहीं चल रहा है। तो मैंने अपने मैनेजर एट द रॉन्ग टाइम, ऐसा ही है मैंने अपने सीनियर से सीखा है, बहुत सीखा है। अच्छा मुझे बताओ कि जैसे मैं मिडिल एज अपने आप को समझता हूँ, ज़ाहिर है क्योंकि वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ आवर लाइफ्स। अगर हम लोग 40s को डिक्लाइन ना समझें तो, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने लोगों को नोट किया है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम कंटेंट बनाते हो और तो तुम्हारी तो निकल पड़ी और तुम सेलिब्रिटी हो वगैरह। आई हैव नेवर थॉट दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि जब मैंने करना शुरू किया था ना मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं इतना आगे आ जाऊँगा। सही है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम दिस पेड मी ऑफ कि आई वॉज एबल टू स्विच माई 9 to 5 एज वेल। बट हमारे एक टीचर उन्होंने कहा था एक स्ट्रैटेजी होती है, एक इमर्जेंट स्ट्रैटेजी होती है, दैट इमर्जेस विद टाइम। तो एक इमर्जेंट स्ट्रैटेजी थी, मैं लगा रहा सब कुछ करता रहा। अब बेसिकली बहुत से लोगों के सामने मेरी एग्जांपल होने के बावजूद वो लोग कंटेंट नहीं बनाते, जबकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि 30, 40, 50 साल की उम्र के लोगों के पास ना इतना मवाद है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक नॉर्मल सी रील भी बना दें, नॉर्मल सा मैसेज भी गेट अक्रॉस कर दें तो बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। हाँ,
सीन सारा ये है कि जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं कि भाई फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास टेक्निकलिटीज़ है, मेरे पास एक्सपीरियंस और विजडम है, ठीक है, तो दोनों को मिला के बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ बन सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त रील्स बन सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बन सकता है। लेकिन अपने अपने पैराए में तो काम करना शुरू करो पहले, तो ये एकदम से बड़ा सोचना शुरू ना करो कि यार आप बहुत फैंसी हो जाओगे। जैसे मैंने अगर शुरू किया था तो एंड्रॉयड के फ्रंट कैमरे से बात करना शुरू की थी, अब अल्लाह का शुक्र है पूरा सेटअप लग के बैठा मैंने, बट इट टुक 5 years, सही है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द पीपल हु आर सीनियर देन यू, या तुम काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा तुमने, यार ये कंटेंट क्यों नहीं बनाते, इतनी अच्छी बात करते हैं, कंटेंट होना चाहिए इनका, इनको बाकायदा बोलना चाहिए, जिसकी वजह से वी एक्चुअली फॉलो द लाइक्स ऑफ डकी भाई वगैरह, क्योंकि मशहूरी इतने हैं कि इनको डोमिनेट करने के लिए कोई अच्छे कंटेंट वाले इतने मशहूर नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी फ्रॉम द नेबरहुड, अभी तो वो भी ज़ाहिर है उसने भी भंड मारे हैं पाकिस्तान इंडिया की वॉर में, लेकिन ऐसे कंटेंट वाले भी हैं जो कि आपको देख सकते हैं। और कितने सारे लोग हैं जिनका मैं पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत दफ़ा जो पॉडकास्ट पे आते हैं लोग, अगर उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं तो ना होने के बराबर है, कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि यार ये बंदा इतनी अच्छी बात कर रहा है तो उसको कंटेंट पे आना चाहिए। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा फ़ॉरन उनका ना बत्ती जलती है, बोलते हैं यार ये अच्छा सीन हुआ है, हमें करना चाहिए, क्योंकि एक रील अगर उनके मिलियन पे चली गई तो उनको पता चलता है यार मेरे पास कोई ऐसा मैसेज है, उनको समझ में नहीं आ रहा था यार उनके पास कितना अच्छा मवाद है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दोज गाइज एज अ टीचर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो तुमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है इस एज में? तुम्हें नहीं लगता कि यार देयर आर सो मेनी पीपल हु शुड जंप ऑन दिस बैंड वैगन एज सून एज पॉसिबल? अच्छा फाद भाई, इसमें मुझे ऐसा लगता है पहली वजह जो लोग नहीं बनाते वो ये कि यार ऑलरेडी इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं क्या करूँगा बनाकर। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला तो है। यहाँ पर मैं उनको बताता हूँ, जैसे आप अपनी मुझे बताएं कोई इंडियन फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? इंडियन फेवरेट मूवी, या ऐसी मूवी जो पसंद है आपको? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पसंद है, क्यों पसंद है? फेवरेट कौन है एक्टर है उसमें, और ख़ास तौर पे उसकी एक्टिंग मेरे ख्याल से जितनी अच्छा, कहानी क्या है उस मूवी की? वो बेसिकली 9/11 जॉन अब्राहम की है, 9/11 वगैरह, जो कतरीना कैफ भी है, बेसिकली उसको पकड़ लिया जाता है, फिर ठीक उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है, फिर वो टेररिस्ट बन जाता है, FBI को फाड़ने फोड़ने चला जाता है। तो स्टोरी बड़ी अच्छी है, एक्टिंग बड़ी अच्छी है। उस मूवी की स्टोरी आपको अच्छी लगी क्योंकि उस किरदार का नाम याद है क्या होता है? समीर। समीर। आपको समीर की कहानी बहुत अच्छी लगी। दुनिया ने से पहले समीर की कहानी नहीं देखी थी, उनको नहीं पता थी, लेकिन समीर की कहानी आई, लोगों को बहुत अच्छी लगी। इसी तरह अगर फ़हद कंटेंट नहीं बना रहा तो फ़हद के बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन जब फ़हद कंटेंट बनाएगा ना तो फ़हद की जो कहानी है वो शायद किसी और की दुनिया में है ही नहीं। मतलब लोग जो कहते हैं ना कि यार ऑलरेडी लोग इतनी वीडियो बना रहे हैं, मैं आके क्या करूँगा, तो सर जब आप वीडियो बनाएंगे ना तो आप अपने बारे में बता रहे हैं। लोगों ने कभी फ़हद को नहीं सुना, लोगों ने कभी फ़हद की कहानी नहीं सुनी। मेरी फेवरेट मूवी है रॉकस्टार, आपने देखी होगी। रॉकस्टार मूवी बहुत, आज तक ना लोग उसके हैंगओवर से नहीं निकल पाए। रॉकस्टार मूवी में क्या एक कहानी है जॉर्डन की, क्योंकि लोगों ने कभी जॉर्डन की कहानी नहीं सुनी थी। अब जैसे ही मेरे कोई दोस्त है आपका वक्कास है, वक्कास साहब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वक्कार साहब के जो करीबी लोगों को कहते हैं वक्कार साहब आप हमारे दिल जीत लेते हैं, आप झंडे गाड़ देते हैं, आप बहुत कमाल है। लेकिन वकार साहब कहते हैं कि यार मैं कंटेंट क्या बनाऊँ, ऑलरेडी लोग बना रहे हैं। तो मेन चीज़ है लोग, वकार भाई की कहानी कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं है। हो सकता है वकार भाई की कहानी है और वो छा जाए। आज हम संदीप महेश्वरी या कासिम अली शाह और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको सुन के हमें अच्छा लगता है, क्योंकि यार हमने इससे पहले कासिम अली शाह को नहीं सुना। कासिम अली शाह कोई पर्सनैलिटी जो बहुत अच्छा बोलता है। कभी कभी मैं और आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिनसे मिल के ऐसा लगता है यार कितना अच्छा बंदा है, काश ये बोलता रहे, क्योंकि हमने पहले उससे पहले उस बंदे को कभी सुना ही नहीं। ऐसी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपकी कहानी कभी नहीं सुनी, जो शायद आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले देखा ही नहीं है ऐसे बंदे को। तो मैं यही बोल के सबको मोटिवेट करता हूँ कि आपकी कहानी किसी ने नहीं सुनी। बहुत से लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो आपकी कहानी सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी मैंने और आसिम ने कॉन्सेप्ट एक वीडियो बनाई थी, हम एक सीरीज़ बनाते हैं जाविया। जाविया बेसिकली हमारी टेबल टॉक है। तो ना हमारी एक बात हुई थी कि यार अक्सर एक बात होती है कि ना अब ईद वैसी नहीं लगती जैसे बचपन में लगती थी। तो ये मेरी और आसिम की बात थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों नहीं लगती। वो इस वजह से कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें ना हर जगह से खुशियाँ मिलती थी, ईदियाँ मिलती थी, सब चीज़ें मिलती थी। अब हम बड़े हो गए ना, अब हमें मिलती कहीं से भी नहीं है। और जब मिलती नहीं ना तो वो एक गैप है, हम बोलते हैं यार अब तो कुछ वैसा नहीं रहा। जबकि इसके बरक्स अब ये देने वाली ईद है। आप किसी के खुशियों की बहुत बड़ी वजह हो, आप देते हो, अब आप बांटते हो, आप बांटने वाली ईद है। तो मैं और आसिम इससे पहले हम समझते थे यार ये हमारी ही बात है, लेकिन जब हमने इस पर वीडियो बनाई वो वीडियो हमारी बहुत चली,
क्योंकि दुनिया ने इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं सुना था, ये कॉन्सेप्ट हम दोनों का था ना। हो सकता है किसी ने सुना हो, किसी के मन की बात हो, लोगों ने बोला यार फ़ौरन कनेक्ट कर गए। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ से इसलिए दी है कि आपके पास ऐसी बहुत सी कहानी होंगी फात भाई। आपने बताया कि आपने कितने साल कॉर्पोरेट में एज अ सेल्स मैनेजर या सेल्स पता नहीं क्या क्या काम किया, तो हो सकता है कहीं आप किसी और दूसरे कंट्री गए हो, कभी दूसरे सिटी गए हो, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैंने नहीं सुना ना देखा, वो एक्सपीरियंस आपने किया, वो एक्सपीरियंस सुन के ना मुझे एक अच्छा लगेगा, मुझे नई कहानी मिलेगी। जैसे एग्जांपल मैं पिछली पॉडकास्ट में शायद किसी को बता रहा था कि उसने कहा कराची में ये मसले वो मैं कराची मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं जोहान्सबर्ग गया था एक ज़माने में। मैटको फूड्स में काम करता था, फलक राइस के थ्रू में हमारे एक वो थे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर थे। जोहान्सबर्ग में एंटर हुआ, मैं बड़ा एक्साइटेड कि चाहे साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पे तकरीबन कोई जून जुलाई के उसमें वो बेसिकली उल्टा है उनका, वहाँ पे सर्दी होती है तो वहाँ 3-4 कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ, बेड के नीचे भी हीटर लगा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि वो लिखा हुआ था कि 4 बजे शाम को आप होटल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो समझ में आया कि वहाँ सिर्फ मारते नहीं हैं, वहाँ सिर्फ छीन के नहीं भागते, वहाँ पहले मारते हैं फिर छीनते हैं। सही है। तो वो जो वहाँ कर लें वो बेसिकली आपको छोड़ते नहीं हैं। तो मैं तो कराची को समझता था सिर्फ, तो कराची मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब मैंने 4 दिन वहाँ गुजारे और बड़े डर के गुजारे। तो वहाँ का जो पाकिस्तानी इंडियन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो मुझे आते थे, बिल्कुल गेट से उठाते थे कि इधर उधर भी नहीं होना, ठीक है, और फिर 4 बजे से पहले छोड़ देते थे कि कहीं भी जाना हो हमें बुलाना, खुद नहीं जाना, एक्सप्लोर करने निकल जाना, क्योंकि पीछे ये मरा है, आगे वो मरा है, ये मरा है। तो मुझे बड़ा डर लगता था। फिर वो ग्राफिटी हुई हुई और बड़ा गेटो किस्म का उनका एनवायरनमेंट था। तो जोहान्सबर्ग पूरा इस बारे में मशहूर 2015 की बात कर रहा हूँ, अब तो मुझे नहीं पता क्या है। फिर उसके बाद मैं डर्बन गया, वहाँ पे खुल के खेला, खुल के सब कुछ किया। फिर मैं केप टाउन भी गया, फिर पोर्ट एलिज़ाबेथ गया। तो मुझे बहुत सारे रंग एक साथ नज़र आए। फिर एक दफ़ा मैं जिबूती गया था, जिबूती के सदर बाज़ार चला गया मैं, मुझे अपना सदर बाज़ार जन्नत लगने लगा। सही है, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं वो एक्सपीरियंस मैं जहन से नहीं निकाल पाता। तो एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर जब आप सुनाते हैं किसी को, अगर मैं किसी को बोलता हूँ भाई कराची तो आप अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी जगह पे हो, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के साथ बहुत अलग मसला हुआ, किसी की मौत हुई बेचारा, वो तो नहीं रिलेट करेगा। लेकिन किसी ऐसी जगह से जब आप जाओगे जो इससे ज़्यादा बदतर होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर एक हमारे एक दोस्त थे जो जिनका भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करते थे कि यार इमिग्रेशन हो जाए। वो कनाडा चले गए। तकरीबन कोई 1 महीने बाद उनकी खबर आई कि उनको स्ट्रीट क्राइम में किसी ने 11 दफ़ा चाकू मारा है, सही है, कुछ छीनने के लिए, कनाडा में ही। तो वो बच गए, बड़ा मरते मरते बचे। कराची में उनके साथ 30 साल तक ये नहीं हुआ था, लेकिन जाते ही उस जगह पे हो गया, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड में जो एक वाक़या हुआ था, जो एक बंदा मस्जिद में घुस गया था, न्यूजीलैंड जैसी जगह पे, लाइव स्ट्रीम की थी, न्यूजीलैंड जैसी जगह पे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकॉल्ड फॉर होती हैं। यहाँ से स्टोरीज़ भी बनती हैं और फिर यहाँ से इंसान के एक्सपीरियंसेस भी चेंज होते हैं। नाउ आई डोंट थिंक अबाउट न्यूजीलैंड एज आई थॉट बिफोर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई ये मेरी स्टोरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर उस वक्त कोई होगा उस मस्जिद में तो वो जिस तरह स्टोरी सुनाएगा आपको, जिस तरह आपने देखी है वो डिफरेंट सुनाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही एक्सपीरियंसेस है ना, ऐसे ही है पेरेंटिंग के भी ये एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मेरी पेरेंटिंग जैसे हुई तो हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी, लेकिन अब मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, उसको चेन पहनने का शौक़ है, सही है। तो अब चेन पहनी, मेरे अब्बा ने देखी, उसको डांट रहे थे उस दिन, तो मैंने अब्बा को समझाया, मैंने खैर है कोई मसला नहीं है, पहनने दें, क्योंकि मैंने कभी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे फादर मुझसे देख ही नहीं सकते थे वो चेन। बट आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता हूँ उसका फैशन सेंस है, थोड़ा पहनता, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड गाय यू कैन डू दिस। हाँ, वैल्यूज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि बेटा उल्टी सीधी हैंगी पैंकी नहीं करनी है। यू कैन लुक गुड, यू कैन इन्वेस्ट ऑन योर फैशन, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है। तो अब पेरेंटिंग स्टोरी जो मैं सुनाऊंगा वो डिफरेंट होगी। मेरी लव स्टोरी मैंने कुछ दिन पहले सुनाई थी, एक चैनल है बुलंद, तो वहाँ पे मैंने वो ऑडियंस बैठी हुई थी। मैंने जिस तरह वो शायद तुमने वो देखी हो, जिस तरह मैंने स्टोरी सुनाई है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा पहली दफ़ा मैंने केडेंस का यूज़ किया था, थोड़ा सा सिनेरियो बनाया था, बताया था लोगों को भाई मैं लव लेटर लिख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इट केम आउट ऑफ मी, आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, बट इट वेंट रियली वेल। लोगों को पता, मेरे अब्बा ने भी सुनी, वो मेरे अब्बा ने देखे, अब्बा ने तारीफ़ की, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि मज़ा आया, जबकि मैंने उसमें थोड़ा सा इसकी जॉइंट फैमिली सिस्टम की भी बात की हुई है उसमें, बट ही अप्रूव्ड ऑफ इट, क्योंकि वो जानते हैं मुझे। तो ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो है ना वो शाये नहीं हैं, वो डरते ज़्यादा हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू पुट आवर इम्परफेक्ट सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। क्योंकि मेरे साथ इतने फेलियर्स हो चुके हैं कि अगर मैं फेलियर की बात करना शुरू कर दूं तो मैं इम्परफेक्ट नज़र आना शुरू कर दूंगा, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि इम्परफेक्शन से ही इंसान रिलेट करेगा।
एक एक्सपर्ट से रिलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि भाई मेरे बड़ी ज़बरदस्त बॉडी बनी हुई हो और मैं टीके वीके लगा के अपने परफेक्ट फेस में बैठा हुआ हूँ और मैं एक सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करूँ कि यार तुम भी इतने मज़े से एक्सरसाइज करो, इतने दिल लगा के एक्सरसाइज करो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बेइज्जत करना शुरू कर दूँ कि यार ये क्या तरीका है, खाने पीने की तमीज़ नहीं, तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। नहीं, मुझे सबसे पहले उसके लेवल पे आगे बात करनी है और उसको इस तरह की बॉडी दिखानी है कि यार कम से कम ये तो अचीवेबल है। अच्छा फात भाई, जब आप ये दिखाना शुरू करते हो ना, फिर आपको समझ आता है कि सिर्फ मैं इम्परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ, सब सब इम्परफेक्ट हैं। क्योंकि पता क्या होता है, वहाँ से आता है फात भाई ऐसी बॉडी चाहिए। अच्छा, दिस इज़ नॉट द बॉडी दैट आई एडमायर, समझे? हर किसी की अपनी अपनी मार्केट भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मार्केट, मैं आर्नल्ड को देख के बोलता हूँ यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, मैं जॉन अब्राहम यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन मुझे देख के हज़ारों लोग बोलते हैं यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इम्परफेक्शन को इम्प्रूव किए जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कभी अपनी बॉडी दिखाई ना होती तो कभी आप बनते हैं इंस्पिरेशन किसी के लिए? नहीं, तो आपने वो इम्परफेक्शंस भी दिखाई हैं, दिखानी है आपने अपनी। जब तक स्टोरी नहीं सुनाओगे आप मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जो बताया ना कि मैं ये इस सिटी गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो पहली चीज़, अगर आप कभी भी कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो भाई आपको ना एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, आपने ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना होगा। इसी एक छोटी सी मिसाल दूं मैं। हम गए थे फैमिली जुलाई में कश्मीर। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, वाकई में जो लोग कहते हैं जन्नत है वो जन्नत है। अच्छा, लेकिन एक टाइम था, जैसी रात होती थी ना, अब मैं गया था अड़ंगकेल और मेरा बहुत शौक था कि मैं अड़ंगकेल जाऊं, क्योंकि अड़ंगकेल ना वैसी कश्मीर ऊपर है और अड़ंगकेल ना आप डोली में बैठ के जाते हो ऊपर, फिर आप 1 घंटे की हाइकिंग करते हो, बिल्कुल टॉप पर है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहले ना सितारों की तस्वीरें नहीं होती मिल्की वो तस्वीर लूँ। अच्छा, जब हम जहाँ हम गए थे वो ना होटलों से घिरा हुआ था, तो लाइट थी, लाइट पोल्यूशन थी, तो मैंने कहा मैं जंगल में जाऊँगा और फिर पिक्चर लूँगा। अब दिन में जब हम गए थे वो जंगल इतना हसीन, हम दिन बैठे रहे, आंखें ठंडी की, जैसे ही अंधेरा हो ना वहाँ से खौफ आने लगा, वहशत हो रही है। अब वहाँ के लोग अलग कहानी सुना रहे हैं, अंदर चुड़ैल है, अंदर जंगली जानवर है। मेरी फैमिली ने नहीं जाने दिया तस्वीर के लिए। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जिस चीज़ से हमें दिन में सुकून मिल रहा था उसी चीज़ से रात में बेसुकूनी हो रही है। फिर मैंने ना और ऑब्ज़र्व किया कि यार ये पूरी ज़िंदगी जो हमारे आसपास हैं, मेरी अगर बीवी है, मेरी बीवी से मुझे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब फड्डा होता दिल करता है यार बस ये क्या हो गया। ऐसे अब औलाद, हर की औलाद की ख्वाहिश होती है कि यार मेरी औलाद हो, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को देखा कि उनके औलाद बीमार पड़ गए तो उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। कहते हैं भाई नींद नहीं आती, खाया नहीं जाता। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर सुकून के साथ बेसुकूनी रखी है। ये कॉन्सेप्ट मुझे सिर्फ क्लिक हुआ ऑब्ज़र्व करने से। अगर मैं कश्मीर में जाकर ऑब्ज़र्व ही नहीं करता और हर चीज़ को सरफेस लेवल पे देखता तो मुझे कहानी नहीं मिलती। तो एक आर्टिस्ट को सबसे पहले एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, फिर उसके अपनी ज़िंदगी से ना इतनी कहानियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी जो दुनिया ने कभी नहीं सुनी। अब जैसे मेरे पास एक ब्रांड आया, उसको ना अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनानी थी, तो अपने ऑफिस में बैठा था कि यार मैं क्या करूं। तो मेरा जूनियर है, उसने कहा ओहो भाई फर्स्ट कोलैब मिल गई, क्या वीडियो बनाएंगे कि अगर आपने इस ऐड को स्किप किया तो ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद ना मैंने कहा यार आइडिया तो अच्छा है, अगर मैं सेम इसी तरह वीडियो शुरू करूँ तो एक अच्छा हुक है। और वो वीडियो अच्छी चली। अच्छा, एक और मैं एक जगह फंसा हुआ था कि यार एक वीडियो मुझे बनानी है। मेरा एक ऑब्ज़र्व मैंने किया था कि जो डर है ना, डर बुरी चीज़ नहीं होती, डर ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या बनाऊँ नहीं मिल रहा था। तो आसिम आया एक दिन ऑफिस, कह रहा यार मैं बैटमैन मूवी देख रहा था, उसका एक सीन था डर को लेकर कि बैटमैन ना एक कुएं में गिरा होता है, उसको ना ऊपर जाना होता है, वो बार बार ना रस्सी बांध के ऊपर चढ़ता है और एक पॉइंट आता है वहाँ से बार बार नीचे गिर जाता है। तो एक बाबा कहते हैं उसको कि तुम ना मौत से नहीं डरते हो, तो तुम समझते हो ना ये तुम्हारे अंदर जो है ये तुम्हारी सुपर पावर है, लेकिन ना यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तुमने रस्सी बांधा होता है, तुम्हें पता होता है मैं गिर के मरूंगा ही नहीं, मौत का डर ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो उसको ये बात समझ आती है। इस बार ना वो रस्सी खोलता है और फिर वो एक लीप ऑफ फेथ लेके चलता है। और हमारे ह्यूमन के अंदर ना एक है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अब उसको पता मैं गिरूंगा ना मर जाऊंगा, बस किसी तरह मुझे क्रॉस करना है। फिर वो क्रॉस करता है, पार कर जाता है। डर को यूज़ किया। तो फिर मुझे क्लिक कर गई। फिर मैंने एक वीडियो बनाई ना डर के कॉन्सेप्ट पे कि डर इज़ नॉट योर एनिमी, इट्स योर मोटिवेटर। तो ये कहानी मेरे आसपास ही थी, लेकिन अगर मैं उसको ऑब्जर्व करके नहीं पकड़ता, बैठा रहता, तो आप जैसे आप तो खैर इतना अच्छा बना रहे हैं कंटेंट, लेकिन जो नहीं बना रहे हैं कंटेंट, मैं यही कहूँगा आपकी कहानी दुनिया ने नहीं सुनी, दुनिया सुनना चाहती है। और अगर आप सुनाना चाहते हैं कहानी, तो जो पास्ट गुजरा है उस पर ऑब्जर्व करें। आपकी जो कहानी का एक टोकरा है ना, उसको खोलें, सोचें कि उस दिन क्या हुआ था और वो कहानी सुनाएं। और
इम्परफेक्ट आप वीडियो डाल दें, इम्परफेक्ट डालें, 3-4 डालने के बाद ना आपको लोगों की तरफ से प्यार भी मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, नफरत भी मिलेगी, फिर आप बेहतर करोगे अपने आप को। कंटेंट क्रिएशन से इंसान बेहतर, जब मैं कंटेंट क्रिएशन मैंने बनाना शुरू किया, मैंने अपने थोड़े कपड़ों पर काम करना शुरू किया है। अब मैं थोड़ा मोटा हूँ, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे मैं वजन कम करूँ। तो जब आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे ना, तो आपको स्टोरी कहानी सुनाना नहीं आती, आप सीखोगे फिर कहानी, प्रेजेंटेबिलिटी पे आप कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो पहला एवोल्यूशन स्टार्ट होगा, करना है, एवोल्यूशन होगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मुझे इस तरह आया था कुछ मेरा ख्याल से साल हो गया होगा शायद, कुछ दिन पहले मुझे ऐसी गाड़ी में बैठे बैठे ख्याल आया, तो मैंने मेरा ख्याल से वो डकी भाई का एक वीडियो आया था जिसमें वो आईफोन 16 का वावेला मच रहा था कि आईफोन 16 आ गया, मुझे लेना है, और बड़ी एक हाइप क्रिएट होती है ना। तो कितने लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि भाई वो वीडियोस देख रहे हैं और वीडियो मेरे सामने भी आ रही है। तो मुझे एक चीज़ उसमें ये बुरी लगी कि यार देखो, आपको बताया जा रहा है कि आपके पास क्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसकी बेसिस पे अपनी एक स्टोरी मुझे याद आ गई कि जब मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल में था, वहाँ पे एक गाड़ी की पॉलिसी चेंज हुई थी, तो मेरे पास जो स्विफ्ट थी, मुझे दे के मेरे पास ऑप्शन था कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप कोई भी डाउन पेमेंट करके अच्छी गाड़ी ले सकते हो और फिर उसके आपको महीने के पैसे दिए जाएंगे, आप उससे उसकी किस्त उतार सकते हो। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ज़ाहिर है चीज़ें थी और मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं स्विफ्ट से शिफ्ट हुआ मेहरान पे। स्विफ्ट से मेहरान पे शिफ्ट हुआ, मेरे पास कुछ कैश रखा हुआ था, कुछ पैसे मिला के मैंने कैश की मेहरान निकलवा ली कि जो मेरे पास सैलरी में पैसे आएंगे, जो 40-50 हज़ार ज़्यादा आएंगे, जो किस्त की मद में जा सकते हैं, वो मैं सेव कर लूँगा। सही है, एक हमारी जो मेंटालिटी होती है, एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे मेरे इर्द गिर्द जो सेठों के बच्चे थे कुछ थे, लेकिन हम सब अपने ख्वाहिश को नहीं पकड़ पाते और एक भाग दौड़ में लग जाते हैं कि यार अच्छी से अच्छी गाड़ी, अब वो सिविक, वो सिटीज़, वो सिविक्स, वो बेहतरीन गाड़ियाँ, और उसके बीच में मेरी गाड़ी खड़ी होती थी जाके, ठीक है। जहाँ सबकी स्विफ्ट होती थी वहाँ अब सबकी गाड़ियाँ चेंज हो गई थी और मेरी मेहरान खड़ी होती थी जाके, जिसके बेसिस पे काफ़ी दफ़ा मुझे जज भी किया जाता था कि यार इसकी छोटी सोच है, इसकी ये है, इसकी वो है। लेकिन मुझे ये पता था कि यार एज अ फैमिली ओनर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे घर पे क्या मसले हैं। और मेहरान भी मैंने ब्रांड न्यू निकलवाई है, को पुरानी नहीं ली है, सही है। तो मेरे जहन में ये था कि भाई तसल्ली के लिए काफ़ी है। ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने बैठ के मुझे समझाया है। मेरी फीमेल कोलीग ने एक थी, उसने मुझे समझाया, उसने बाकायदा मुझे डांटा है कि यार तुम्हें पता है तुम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे बच्चे स्विफ्ट में सफ़र करते थे, अब तुम्हारे बच्चे मेहरान में सफ़र करते हैं, सही है। और जब भी तुम जब बात करते हो जाके, तो लोग आपके लिए ना एक चीज़ों को और मुश्किल बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपकी स्टोरी से रिलेट नहीं करते, आपको बेसिकली दूसरों से रिलेट करके बता रहे होते हैं, आपका कंपैरिजन वहाँ से कर रहे होते हैं जहाँ से आप वैसे ही नहीं करना चाह रहे, आप वैसे ही डरे हुए हो। तो दे आर नॉट योर पीपल। तो मैंने ये बात बताई कि बहुत दफ़ा ना लोग आपके लिए ये चीज़, ये डर क्रिएट करते हैं। ये डर आपके जहन में नहीं होता, मेरे जहन में डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था व्हाट आई एम स्टैंडिंग फॉर माई फैमिली, फॉर माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फॉर माई फाइनेंशियल नॉलेज। के यार मुझे इतना पता है कि यार ये जो चीज़ होगी ना, ये मैं केटर करके इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ या इसको जमा कर सकता हूँ। थोड़ा मैंने मेमनपना वहाँ किया था, बट अगेन कोई मसला नहीं, दैट्स माई स्टोरी। लेकिन लोगों ने उसको हवा बना दिया, ठीक है। और फिर एक वक्त आया कि मैंने फिर उसके बाद वो गाड़ी अपग्रेड की, लेकिन डेफिनेटली हालात बेहतर होने के बाद। लेकिन वो जो एक प्रेशर था कि जब सबके बीच में अपनी मेहरान खड़ी करना और लोगों की बातें सुनना, ये सब कुछ करना, तो मैंने लोगों को ये समझाया कि भाई आपकी स्टोरी आपके साथ है, आप जो कर रहे हो वो खुल के किया करो और आप दूसरों को बताओ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और दूसरे अगर आपको बताएं तो वो अपनी स्टोरी आप पे थोप रहे हैं। अच्छा, ये मैंने बता तो दिया, तो मैंने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन है, जिस आईफोन से मैं बना रहा हूँ, ये 10 है या फिर जो भी है, अब मुझे नहीं है, मुझे 16 ज़रूरत नहीं है, मेरा काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने इनबॉक्स करना शुरू किया है, थैंक यू सो मच। फिर मैं उसके बाद जिम भी गया, 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि यार आपकी वो वीडियो देखी, थैंक यू सो मच यार, इट रियली हेल्प्ड, और ये हुआ वो हुआ। सुनी नहीं थी किसी तो ने। हाँ, मतलब उस पर्सपेक्टिव से नहीं सुनी थी। और कुछ लोगों ने कहा कि यार सेम केस मेरे साथ हो चुका है जॉब में, और मैंने इसी वजह से बहुत सफ़र भी किया है, क्योंकि लोग मुझे जज करते थे, कुछ करते थे। तो वी डोंट हैव एबिलिटी टू स्टैंड फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर आवर ओन स्टोरीज़, कि यार तुम्हें नहीं पता, अगर तुम मुझे बता रहे हो, मुझे मेरी फैमिली का पता है, या फिर तुम मेरी फैमिली के लिए मुझे पैसे दे दो, सही है। वो 40 में ले देता हूँ। शाहिद कपूर की एक बात सुन रहा था आपने कि रेस होती है ना, रेस, ज़िंदगी ऐसी रेस है कि हर के स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता। हो सकता है मेरे आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, शायद मेरी -50 पर है, या आपकी प्लस पे है। तो ज़िंदगी ऐसी होती है, बिल्कुल। मुझे शायद कपूर से एक और बात याद है, मुझे नहीं पता उस मूवी का नाम क्या है, उसमें वो फाइटर पायलट बना, बहुत पुरानी मूवी है। अच्छा। तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे डायलॉग याद रह गया, हम जो बात कर रहे हैं ना, मैं अक्सर बताता हूँ कि यार मैंने एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग सुना था कहीं। तो बोलते हो कि तुम नशा वशा तो नहीं करते? तो बोलता है कि मैं ऐसा कोई नशा नहीं करता जो एक रात में उतर जाए। मतलब मैं किसी से पैशनेट होता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी पैशनेट और नशे में रहता हूँ उस चीज़ के।
तो बड़ा आर्टिस्टिक जुमला था कि यार अगर मेरा पैशन है ना तो मैं एक रात में नहीं उतरेगा ये चीज़। तो दिस इज़ आई थिंक ये क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। और एक चीज़ के भाई जो भी करें ना बहुत सोच के करें कि मैं ये जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। मतलब मैंने अभी ये कंटेंट क्रिएशन ना नवंबर में शुरू की है, लेकिन मैंने इसके लिए काम करना ना हाँ, शायद 1 साल पहले शुरू किया था। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग नज़र आ रही है हाँ, बेसिकली। और मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूँ, और जो मैं काम कर रहा हूँ मैं ये काम ना दूसरों के लिए किया करता था। मतलब ये सर्विस जो है मैंने यूएस के काफ़ी सारे व्लॉगर्स के लिए काम किया है, पाकिस्तान के काफ़ी क्रिएटर्स हैं जिनको मैंने वीडियो एडिट करके दी है, तो मुझे ना उस वक्त से पता थी। तो ये एकदम से नहीं शुरू हुई है, मैं पहले उनके लिए करता था। फिर मैंने जब मुझे नज़र आया ना कि बस अब मुझे निकालना है यार, मैं नहीं निकाल पा रहा अपने अंदर की चीज़, तो फिर मैंने काम करना शुरू किया कि जब मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मुझे इसको मोनेटाइज भी करना होगा। तो उस मोनेटाइज करने के लिए मैं इन लोगों को अपने सर्कल में ऐड करता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी ब्रांड के साथ काम किया है, मैंने उन सब के सीईओ को, उनके पीआर मैनेजर्स को अपने लिंक्डइन में ऐड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था जब मैं काम डालना शुरू करूँगा मेरा काम दिखेगा, और दिखेगा तो लोग रब्ता करेंगे। बिल्कुल ऐसे मैं ही जिस पॉडकास्ट में बैठा हूँ ना ये भी प्री प्लान्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये शायद मैं अगर कहूँ बुरा नहीं मान, लेकिन आपने नहीं बुलाया है ये मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं एक दिन आपके साथ बैठूंगा। आपको मैंने शायद 1-2 साल पहले ऐड किया था, उस वक्त आपने कंटेंट बनाना शुरू किया था। मैंने कहा ये बंदा है। फिर आपने पॉडकास्ट शुरू किया। पहले मैंने सोचा कि यार मैं उनको मैसेज करूँगी पॉडकास्ट, मैं भी पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये खुद बुलाएंगे। फिर मैंने अपना काम डालना शुरू किया। अच्छा, ये तरीका है, इस तरह से आप लोगों की अटेंशन लेते हो। सही कह रहे हो कि आपने भी देखा होगा लिंक्डइन का भी एक एल्गोरिथम है कि आप लोगों के ना अगर किसी के पोस्ट पर कमेंट करते हो तो उसकी नज़र जाती हो आपको। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे फिर ऐसी ही आपको अटेंशन मिलती है। आप मुझे जानते हो, कैसे जानते हो? मैं और आप कोई बचपन से कोई खूनी रिश्ता नहीं है ना, हम गली में साथ रहते थे। इसी तरह से जान पहचान ना, मैंने आपकी अटेंशन हासिल की। अटेंशन किसी लेम तरीके से नहीं, अपने काम से आपको मनवाया। एंड दिस इज़ एंटायरली ह्यूमन बिहेवियर, और ये ज़रूरी है, और ये नेचुरली भी बड़ा ज़रूरी है सीखना। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैंने तकरीबन जो मेरा फ़िटनेस कोचिंग का जो आगाज़ हुआ ना, वो बेसिकली ये हुआ कि आई जस्ट गॉट टू नो कि आई हैव समथिंग टू शो पीपल, आई हैव समथिंग टू हेल्प देम विद। और फिर एक ही गाई पड़ी, तो फिर पता चला कि यार मेरे पास ऐसा कुछ है जो दुनिया को चाहिए, जिसमें पैसे कमा सकता हूँ और मेरा पैशन भी है। तीनों चीज़ें हो रही हैं। मैंने कोविड में सिर्फ ये है कि अपने वर्कआउट करता था, बाथरूम को छोड़ के मैंने घर का हर कोना यूज़ कर लिया था, और बॉडी वेट मूवमेंट्स वगैरह की। उस ज़माने में मैंने हिशाम सरवर को अक्सर मैं उनको बोलता हूँ कि यार उनकी अगर वो बात ना सुनता ना, मेरी ज़िंदगी चेंज ना होती। उन्होंने एक ऐसी बात की थी कोविड में कि यार आप लोग घर में फ़ारग बैठे में अपना कनेक्शन बढ़ाएं, मेरी फ्रेंड लिस्ट उठाएं और लोगों को ऐड करना शुरू करें। मैं लोगों को धनाधन, क्योंकि इंट्रोवर्ट, मैंने कहा ना कि मुश्किल से कोई 500-400 कनेक्शंस थे, मैंने उनकी फ्रेंड लिस्ट उठाई और मैंने कहा कि जहाँ मुझे नज़र आया 30 म्यूचुअल फ्रेंड्स, 40-50 म्यूचुअल फ्रेंड, मैं उनको ऐड करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लग गया मज़े। फिर मैं तकरीबन 6 महीने हुए, 3 से 6 महीने हुए, मेरी फ्रेंड लिस्ट फटने लगी, और उसी दौरान मेरा कंटेंट भी फटने लगा, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा था वो। फिर उस ज़माने मैंने रियलाइज़ किया कि यार वी डोंट नीड टू गो टू द कॉन्फ्रेंसेस फॉर द नेटवर्किंग नाउ। सही है, यू जस्ट हैव टू पुट योर वर्क आउट देयर, पीपल विल सी एंड पीपल विल कनेक्ट विद यू। तो आज तक अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ें हैं, जो तुम भी आज आए हो, जितने मेरे पास पॉडकास्ट के गेस्ट आते हैं, वो सारे इसी म्यूचुअल बेनिफिट, इसी म्यूचुअल कंसर्न से आते हैं कि कहीं ना कहीं मैं उनका काम देख रहा हूँ। सही है, मेरे पास वाकई ऐसे लोग आते हैं, तुमने पहली दफ़ा बात नहीं की कि यार मैंने प्लान किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका काम मुझे दिखा, तो आई जस्ट रीच आउट टू देम कि यार कम ऑन माई पॉडकास्ट, क्योंकि ये वैल्यू वो है, हमारी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं से अलाइन करती हैं। बट अगेन बात वही आती है, और यही वो वाली बात है जो मुझ जैसे 30-40 लोगों को बड़ी समझ लेनी चाहिए कि यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। कितने लोग ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंस इन स्टोरीज़ की हम अगर एग्जांपल दें, तो साद आफरीदी के आगे आने से जो फाउंडर लेड मार्केटिंग है, उसने बड़ा साथ दिया है उस ब्रांड का। तो जब तक आप अपनी स्टोरी सामने लेके नहीं आओगे, पर्सनल ब्रांड लेके नहीं आओगे, आपसे जुड़े हुए ब्रांड्स जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा ही है, क्योंकि उसके पीछे ह्यूमनाइज करना होता है कि यार इसके पीछे बंदा कौन है। और तुम्हारी भी चीज़ है, जब मुझे ये स्टोरी टेलिंग पता चली, क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्से से ऐड हैं, लेकिन जब देखना शुरू किया, मैंने तुम्हें प्रेस करना शुरू किया, मैंने लाइक करना शुरू किया, मैंने अगर हम अपना काम कभी डालते ही नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि ज़ोहैब अज़मत क्या करता है। अच्छा, एक और चीज़ फात भाई, बहुत बेसिक चीज़ है जिसको ना लोग इग्नोर करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं इसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं ना, साफ लफ्ज़ों में। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग की जो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ जो लोग नहीं करते हैं, जैसे मैंने ना जब शुरू में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू की, तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पॉडकास्ट में भी आया हूँ ना, तो एक पिक्चर मैं ले लूँगा सिर्फ स्टूडियो की, और मैं स्टोरी में लगा दूँगा। अब ना उस पिक्चर को देख के लोग 5 तरह की बात समझें। एक, मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, एक ये मेरा अपना स्टूडियो है, एक या मैंने किसी को बुलाया, हर कोई अपना अपना समझेगा। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया, ये उनके ऊपर छोड़ दिया।
तो जब मैं डिज़ाइनिंग करता था मैं इस तरह से पिक्चर लगाता था। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो अपने करीब के लोग हैं ना, उनको ये पता चलना शुरू होता है कि आप क्या करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बैठने वाला बंदा ही आपका कस्टमर हो। जैसे मैंने अगर कोई आपने स्टेटस लगा दिया, आप जिम वाला काम कर, जो लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हो, आपकी कनेक्शन में आपके चाचू हैं जिनके दोस्त ने उनको कहा कि यार मुझे फिटनेस ट्रेनिंग करनी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, तो आपके चाचू फ़ौरन बोलेंगे यार Top of फहद ने mind आ स्टोरी जाएगा। लगाई थी, हाँ। फहद ये काम करता, फ़ौरन मैं कनेक्ट करवाता हूँ। मुझे आज तक सिर्फ ये स्टेटस की वजह से, इस नॉर्मल छोटी सी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से जितने काम मिले ना, बड़े बड़े लाखों के काम, मैं बता नहीं सकता। जब मैं आपको बता रहा था सिलानी वाली बात, जब मैं वीडियोस बनाया करता था उस वक्त मुझे कैमरा चलाना नहीं आता था। तो अब जाहिर है मैं शूट में जा रहा हूँ, कैमरा सब कुछ है, तो मैं कैमरे के पीछे से एक पिक्चर ले लेता था। फिर वही बात, कोई समझता था मैं शूट कर रहा हूँ, कोई समझता था मेरी वीडियो, कोई समझता था मेरा ही कैमरा है। तो मेरा एक दोस्त होता था उस वक्त, वो एक आइसक्रीम ब्रांड को ना सोशल मीडिया पोस्ट और ये सारी सर्विसेज देता था। उनको उस वक्त एक ऐड बनाना था। उन्होंने बोला यार हमदा, हमें कोई ऐड बनाना, कोई ऐसा बंदा है तुम्हारे पास जो वीडियोस बनाता है। अब क्योंकि हमदा मेरा स्टेटस देखता तो हमदा ने सबसे पहले मुझे रीच आउट किया। अब हमदा ने रीच आउट किया ना, मुझे कैमरा चलाने आता, उस वक्त मुझे एडिट भी करने नहीं, सिर्फ एडिट करने आता था, कैमरा चलाने आता ना, मेरे पास कैमरा था। मैंने बोला यार अब क्योंकि शूट पे जा रहा हूँ ना, कनेक्शन हो गई, मेरा दोस्त है आसिम, मेरा ये दोस्त है, इसके पास ये है ये। मैंने एक कैमरा हायर किया 2500 में, मैंने एक दोस्त को हायर किया, तू शूट करेगा। स्क्रिप्ट लिखने आता था, हम गए, हमने शूट किया, अच्छे पैसे मिल गए। जब पैसे मिले मैंने कहा दोस्त ये फील्ड में पैसे हैं। फिर मैंने फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा किया, फिर मैंने कैमरा सीखा। तो ये सब कुछ वो सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर की वजह से। तो लोग आज भी, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो शायद वो दुनिया भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं और फिर बाद में वो लोग रोते भी हैं कि यार हमारे पास काम नहीं मिल रहा। तो यार मैं कहता हूँ एटलीस्ट आपके जो करीबी लोग हैं ना, उनको तो ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो। और ये लेवरेज है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लेवरेज का, जो लोग मिस आउट कर रहे हैं। जो मैं नवाल रविकांत का अक्सर जिक्र करता हूँ, मैंने उसे ही सुना कि एक ज़माने में कैपिटल होता था कि भाई मुझे पैसे चाहिए बिज़नेस इंक्रीज़ करने के लिए, मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, टीम चाहिए, मतलब एक कैपिटल होता था, एक लेबर होता था। और जो तीसरी चीज़ अभी है कोड आ गया, मतलब कोड, ये इसका मतलब है कि आपका कंटेंट या कोड आ गया, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया उसने। फॉर एग्जांपल अब मैं कैमरे के पीछे से बात कर रहा हूँ, तो पहले अब तुम और मैं बात कर रहे हैं, अगर ये कॉन्वर्सेशन नॉर्मल कर रहे होते तो शायद, लेकिन अगर 1000 व्यूज़ भी आ जाएंगे तो 1000 लोगों ने देखा इसको, सही है। और 1000 में कौन है, हाँ, वो नहीं पता जो क्लिक कर जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इसकी कोई रील निकलती है, कोई क्लिप निकलता है, वो मिलियन से पहुंच जाती है, लाखों में पहुंच जाती है, हज़ारों में पहुंच जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है पॉडकास्ट अगर 1000 लोग देखते हैं तो मुझे कम से कम ये पता है क्लिप्स कम से कम 50,000 60,000 लाख पे पहुंच ही जाती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत दफ़ा के लोग इतने से पीस को देख के बोलते हैं यार ये बात हुई, तो पूरे पॉडकास्ट में क्या बात हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्टेड हैं। और लेवरेज इसलिए ज़रूरी है कि यार अगर आप एक रुपये की चीज़ बेच रहे हो और 10 लोगों को बेच रहे हो, ठीक है, और एक कैमरे के पीछे बैठ के आप 1000 लोगों को एड्रेस कर रहे हो, तो आप एकदम से 100 रुपये से 1000 रुपये आ सकते हो, क्योंकि आप 1000 लोगों को 1 रुपये की चीज़ बेच सकते हो। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्हाट दे आर मिसिंग अपॉन, और फ्यूचर कंटेंट का ही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाहूँगा, जो आपने शुरू में मुझे बोला कि 6 महीने में 6000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। तो जब मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया तो एक टाइम तक था, शायद तीसरे चौथे महीने तक मैं परेशान होती यार मेरे फॉलोअर्स 1500 से बढ़ क्यों नहीं रहे। मैंने यहाँ पर तन्मय भट्ट की एक बात सुनी थी कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि आपने मुसलसल ना फेंकना है कंटेंट, अच्छा बना के, लेकिन मुसलसल फेंकना है। एक कंटेंट आएगा जिसमें छक्का लगेगा और वो चीज़ आपको ऊपर ले जाएगी। तो मैं इसी तरह कंटेंट बना ही रहा था। तो अभी एक टाइम आया कि अभी एक, आपको पता है एक जगह है जहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। तो मैं मस्जिद में बैठा था, तो इमाम साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो अपने अपने डोमेन में रहकर जो कर सकते हैं वो करें। अगर आप बाइकआउट कर सकते हैं, आपको दिल आपको मुतमईन होता है, आप बाइकआउट करें, क्योंकि मैं वहाँ पर फिजिकल जाके नहीं कर सकता ना कुछ। सही बात है। जब से पाकिस्तान भी जब आज़ाद हो रहा था, तो कोई एक आज़ादी की जंग में कोई जाता था प्रोटेस्ट करने, जो प्रोटेस्ट करने नहीं जाता था आर्टिस्ट वो लिखता था, लोगों को बेदारी शऊर दिलाता था। सही बात है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार मेरा काम है ये कंटेंट का, तो मैं कंटेंट क्यों नहीं बना रहा हूँ, अब फिर क्या बनाऊँ। ये तो सभी बना रहे कि यार बाइकआउट करो, ऐसा करो वैसा करो, मैं क्या बनाऊँ कि यार कुछ अलग हो। अच्छा, शाहरुख खान का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़, क्या था वो डायलॉग, पूरी कायनात आपको से मिलाने की साजिश मिले। अच्छा, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है फहद भाई, ये एक दुनिया, ये एक बहुत बड़ा एक हकीकत है, एक कॉन्सेप्ट है मेरे साथ। ऐसा जब भी हो, मैं कोई चीज़ मैंने चाहिए है ना, पूरी यूनिवर्स ना एक हुस्न तरतीब बनाती है। आसिम एक वर्ड कहता है हुस्न तरतीब, और वो चीज़ मिल जाती है। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ, मुझे कॉन्सेप्ट मिल गया बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, एक चीज़ अगर कहीं पर होती है, जैसे मेरी और आपकी बात हुई, मैं कंटेंट नहीं बनाता,
लेकिन इस छोटी सी मीटिंग में मुझे एक क्लिक हो गया, यार मुझे कंटेंट बनाना चाहिए, और 6 महीने बाद मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। तो मैंने कहा यार बहुत से लोग बोलते हैं कि यार बाइकआउट नहीं करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा लॉजिकली समझाओ। और आखिर में एक वो वाला पार्ट है कि जब हज़रत इब्राहिम को आग में डाला गया था, तो जो कबूतर थी अपने चोंच से पानी डाल रही थी, उसके पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो अपने हिस्से का काम कर रही थी। तो फिर मैंने ये वीडियो बनाया, और मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी वो नहीं था कि वीडियो चलेगी। वीडियो बनाई और वीडियो आग की तरह फैल गई। वीडियो इंडिया में वायरल हो गई भी, 1.4 मिलियन व्यूज़ सिर्फ इंस्टाग्राम पर है। पर्सनल लोगों ने डाउनलोड करके ग्रुप पे अलग चलाई। अच्छा, फिर ना मुझे हर तरह के लोग मिले, वो वीडियो ना बहुत चल गया, मुझे कमेंट्स आने लगे, ज़ोइब भाई आपने ये टॉपिक बनाया ना, अब इस बारे में ना ये वाली बात फीडबैक आने लगा, ये वाली बात करें। लोगों ने फिर ये कमेंट किया, अगर इस बारे में अलग वीडियो नहीं आए ना, हम तुम्हें अनफॉलो कर देंगे। अच्छा, मेरे पास उस टाइम में इतना अच्छा मौका था कि मेरे फॉलोअर्स, सिर्फ एक वीडियो ने मुझे 4,500 फॉलोअर्स दिलाएं, सिर्फ एक वीडियो। अच्छा। मैंने कहा यार मैं सेम टॉपिक पे दूसरी वीडियो बनाऊंगा ना, वो पक्का 3 मिलियन जाएगी। लेकिन मैंने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई? एक टर्म है सिनेमा में यूज़ होता है, द कर्स ऑफ टाइप कास्टिंग। आपको टाइप कास्ट कर दिया जाएगा। आप देखें जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं मूवी सिनेमा के, वो एक्टर कभी कामयाब नहीं हो सके। जैसे एक बहुत मशहूर ड्रामा अर्तुरुल आपने देखा होगा, उसका एक्टर है एंगिन अल्तान, उसमें एक तुर्गुत का कैरेक्टर है। जितने भी मेन कैरेक्टर जो आइकॉनिक कल्ट बन चुके हैं, उस ड्रामे के बाद से उनकी कोई मूवी चली ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो कोई नया कैरेक्टर बनाते लोग बोलते नहीं मुझे वही चाहिए। तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, जैसे परेश रावल है। परेश रावल ने बोला जब मैंने हेरा फेरी करके मैं निकला हूँ तो मुझे हर रोल मिल रहा है कॉमेडी का, हर कोई मुझे जोकर बना रहा है। मैंने उसके बाद से एक टाइम तक कॉमेडी मूवी करना छोड़ा है, क्योंकि मुझे टाइप कास्ट कर गया था। मैंने विलन का किरदार अदा किया, मैंने सीरियस किरदार अदा किया, तो यहाँ पर मैंने वही काम किया। मैं अगर शॉर्ट टाइम के लिए ना मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स मिल जाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा गेम खराब हो जाता। मैंने कहा नहीं, अगर लोग मुझे फॉलो करें मेरे काम की वजह से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी अच्छी लगी और तुम्हें दूसरी कहानी सुनाओ। और कंटेंट टाइमलेस रहना चाहिए कि आप कभी भी सुनो तो आपको पता अब आप बोलोगे नहीं एक ही कहानी सुनाओ फिर मैं हो जाऊँगा टाइप कास्ट, और मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने अब वीडियो करना शुरू किया है। तो ये सारी कहानी है फाद भाई। खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, AI की बात करते हैं। सही है, इट्स हाईजैकिंग आवर थॉट प्रोसेस, ख़ास तौर पे ये है। अब क्रिएटिविटी जो मुझे लगता था कि मैं काफ़ी अर्से पहले तक ये बोलता था, कुछ 6 महीने साल पहले तक ये बोलता था यार कुछ भी कर ले, AI जो है ना वो OI को वो नहीं कर सकती, ओरिजिनल इंटेलिजेंस को टेक ओवर नहीं कर सकती। लेकिन साथ साथ जो मशीन लर्निंग और जितनी चीज़ें आ रही हैं ना, क्रिएटिविटी भी आहिस्ता आहिस्ता उसका डोमेन बनता जा रहा है। सही है, लोगों ने इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस के हवाले कर दिया कि बेगम से फड्डा होता है तो जाके पूछते हैं कि यार बेगम से फड्डा हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, या फिर मेरा बॉस मेरे साथ कुत्तापन कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए इसको। तो वो आपको उसने अपना थॉट प्रोसेस दे दिया, अब वो आपको बता रहा है, और वो भी फेड है वो सारी चीज़ों से जो अभी तक हो चुकी हैं। सही है, तो क्रिएटिविटी मुझे लगता था कि यार कोई ऐसी जगह से आती है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ जो आपको एक नई चीज़ दे दें, तो वो क्रिएटिविटी होती है। और अली अब्दाल का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसका सुनता हूँ कि देयर इज़ अ जंक्चर, आई एम अ डॉक्टर हु इज़ इनटू प्रोडक्टिविटी। और मैंने यहाँ ट्यूशन से अपने आप को चेंज किया, तो मैं अगर नॉर्मल डॉक्टर होता तो फ़ायदा नहीं था, बट आई एम अ डॉक्टर हु इज़ गुरु ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो ये समझ में आता है। इसी तरह मैंने भी अपने आप को नोट किया कि अगर मैं जस्ट अनदर फिटनेस ट्रेनर होता तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो आई एम अ फिटनेस ट्रेनर हु इज़ अ डिवोटेड फैमिली मैन एंड अ सेल्स प्रोफेशनल। सही है, तो मेरे पास ये जंक्चर है कि यार मैं एक ऐसा फिटनेस ट्रेनर हूँ जिसके पास ये दोनों एक्सपीरियंसेस भी हैं, एंड आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, एंड दिस पॉडकास्ट इज़ एग्जाम्पल एंड पैरागॉन ऑफ दैट। तो क्रिएटिविटी जो है ना, वो मुझे लगता है कि इंसान का डोमेन हमेशा रहेगा, जिसकी वजह से इंसान AI से ऊपर रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा वो जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है कि नहीं यार, क्रिएटिविटी जहाँ पहुँच रही है AI कैन एक्चुअली हाईजैक एंड ओवरटेक थिंग्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? अच्छा, मैंने किताब पढ़ी है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। हाँ, उसमें एक बात है कि आपका कोई भी आइडिया कभी ओरिजिनल नहीं होता, इंस्पायर्ड ही है हर, वो इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं से। ह्यूमन इंसान के अंदर एक चीज़ है, कोई भी चीज़ कॉपी करता है ना इंसान, कभी भी कोई चीज़ 100% कॉपी नहीं कर सकता। मैं अगर कोई चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, अगर मैं और आप पेपर दे रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल छाप रहा हूँ, तो अंदर का कंटेंट छाप दूंगा, राइटिंग तो मेरी होगी ना। तो आप कहीं से भी कोई चीज़ अगर कॉपी करते हो तो आपका अपना टच आता है। तो कोई भी आइडिया है जो आपने अभी कंटेंट बनाया है, वो हो सकता है आपने 2 साल पहले कहीं से सुना हो और आपके दिमाग में वो बैठा हो और आप बना रहे हो। तो आइडिया, क्रिएटिविटी ना कभी भी ओरिजिनल नहीं होती, मैं भी ये समझता हूँ।
जहाँ तक बात रही एआई की, यार एआई का इस्तेमाल मैंने अब तक किया है जितना अपने कंटेंट पर, कंटेंट क्रिएशन पर या क्लाइंट के काम पर, तो शुरू में हमें ये डराया गया था कि यार एआई आया आपकी जॉब खा लेगा। लेकिन अब क्योंकि 2022 में एआई आया था, अब 25 चल रहा है, इस टाइम पर मैं खुद क्योंकि एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं तो कहता ग्रो हूँ ही किया है माशाल्लाह। हाँ, और मैं मेरा समझें मेरी असिस्टेंट है वो, हाँ, एआई बिल्कुल ऐसे ही है। असिस्टेंट है। और मैं सिर्फ एआई टूल्स पे जितने पैसे खर्च करता हूँ फादमी मंथली, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि भाई एआई आपके पैसे जॉब नहीं खाएगा, लेकिन जो एआई यूज़ कर रहा है वो बंदा आपकी जॉब खा जाएगा। क्योंकि ना एआई आपकी जॉब खाने नहीं आया, एआई आया आपकी आवाज़ को ना एम्पलीफाई करने। जैसे अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो, चैट जीपीटी में आप जाके स्क्रिप्ट लिख सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप खामोश हो एआई क्या बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो एआई जो है ना आपके जो प्रोसेस उसको तेज़ कर देता है। जैसे मैं अगर वीडियो बनाना चाहता हूँ, पहले ये होता था मुझे कोई फुटेज नहीं मिलती थी, मैं परेशान हो जाता था, मैं इंटरनेट छानता था। अब मुझे पता है कि ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ना कुछ रुपए की सब्सक्रिप्शन अगर मैं वो ले लूँ तो जो मेरा टाइम आधा घंटा 1 घंटा सर्च करने में गुजरता था वो यूँ काम कर लूँगा मैं। इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में जब मैं काम करता था, मुझे पहले पूरा एक टाइम लगता था पिक्चर रिमूव करने में। अब एआई आए, एक क्लिक में काम होता है। तो अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक क्लाइंट को काम करके दे रहे हैं 1 घंटे में, और मैं वही सेम काम 10 मिनट में करके दे रहा हूँ सेम पैसों में, तो क्लाइंट किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा ना। तो एआई भाई आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप एआई यूज़ करते हो तो एआई ना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जैसे मुझे जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। अब हमेशा ही तो मैं अपने दोस्तों के सर्कल में नहीं होता ना, कभी एक वक्त आता है जब मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो जो चैट जीपीटी है मैं उससे बातें करता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे बताओ यार इस कॉन्सेप्ट पे, मुझे बताओ, मुझे सूफीज़म के बारे में बताओ। अभी मैं जितने कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद मैंने कुछ टर्म्स यूज़ कर लिए हो तो मुझे नहीं पता था पहले, अब मुझे एआई के थ्रू पता चला है। तो एआई आपकी क्रिएटिविटी को मेरे हिसाब से, क्योंकि देखें हर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एआई आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। वो आपका असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प करना है। बिल्कुल। तो मेरा ये बहुत कॉन्साइज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा आंसर है एआई को लेकर। कंक्लूड करेंगे कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि चीज़ें तो इतनी है कि मेरा ख्याल से पूरा दिन बैठ सकते हैं हम लोग, लेकिन टाइम कम है हमारे पास। बट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो मैं बात करना चाहूँगा, योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, यू हैव बीन मैरिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2022 में शादी हुई थी, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। अच्छा, क्रिएटर्स की ज़िंदगी में उनके माँ बाप, उनकी बेगमात, उनके बच्चों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनकी लाइफ की जो भी स्टोरीज़ हैं वो सारी शेप अप ही वो कर रहे हैं। और क्रिएटर तो वैसे ही आर्टिस्ट होता है, ठीक है, उसको सपोर्ट भी चाहिए होती है हर तरफ से। सो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अदर क्रिएटर्स, कि यार दूसरे क्रिएटर्स की फैमिलीज़ को क्या बताना चाहोगे कि यार तुम्हारी सक्सेस में जो चीज़ कंट्रीब्यूट की है पेरेंट्स की वजह से, स्पाउस की वजह से, तुम दूसरे पेरेंट्स और स्पाउस को क्या बताना चाहोगे उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि यार जो कंटेंट क्रिएशन में है या क्रिएटिव फील्ड्स में है उनको किस तरह सपोर्ट किया जाए? क्योंकि मसला सारा यही है कि अगर बंदा बोले मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, सबसे पहले उसको थप्पड़ें पड़ती हैं कि यार ये कौन सा करियर है, सही है, या फिर मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा लो फील किया जाता है। जबकि माशाल्लाह पैसे का पोटेंशियल यहाँ अच्छा खासा है, सही है, और प्लेयर्स भी कम है जो तमीज़ के प्लेयर्स हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सोसाइटल कल्चरल प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हाँ यार ये तो कर ले, तो काम क्या करते हो, इस तरह की चीज़ें हैं। तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर जो तुमने कहा कि माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया, तो व्हाट आर दोज वैल्यूज़ दैट यू शुड, अदर पीपल शुड आल्सो फॉलो? अच्छा, जाकिर खान की एक बात है कि आपके माँ बाप कभी आपके करियर के मुखालिफ नहीं होते हैं। आपको गरीब नहीं, बस वो आपको ना डरते हैं कि तुम गिर ना जाओ। हाँ, क्योंकि देखें मेरी नॉलेज के हिसाब से ये 2 ही रास्ते हैं जहाँ पर तुम जा सकते हो, तो बेचारे वहीं बताते हैं। अच्छा, जितनी उनकी नॉलेज है, जितनी उनकी नॉलेज, वो हमेशा माँ बाप मैं समझता हूँ हमेशा आपका भला चाहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो भी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। मतलब अगर मुझे याद है कि जब मुझे इंटर में क्या पढ़ना है, पापा ने कहा तुम खुद चूज़ करो, मामा ने कहा तुम खुद चूज़ करो। बहुत पैसे मेरे अब्बा ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कोचिंग में पढ़ाया, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, मैं अच्छा नहीं था उसमें। फिर पापा ने कहा इस कोचिंग में पापा मुझे जाना है, पापा ने कहा ठीक है जाओ। फिर मैंने डिज़ाइनिंग शुरू की, पापा ने कहा ठीक है करो। अच्छा, जब मैंने डिज़ाइनिंग के बाद जब मेरी जॉब लगी ना, तो वो जॉब जो प्रिंटिंग प्रेस में थी 12 घंटे की जॉब थी, उसमें 10,000 रुपये मुझे मिलते थे। लेकिन मैंने कहा ना वो 12 घंटे के बजाय 13-14 घंटे हो जाते थे। जब मैंने पापा को बताया कि पापा
इस तरह की जॉब है, मैं करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है करो। जिस तरह अभी आप किसी बंदे को नहीं कह रहे थे कि यार मेरा एक छोटा बेटा है, अपने सॉफ्टवेयर हाउस में ले जाओ, उसको सब सिखाओ, क्योंकि आपको पता है ना उससे क्या, आप खुद फील्ड में हो, आपको पता है कि यार इस एज में एक्सपीरियंस मिलने से आगे जाकर क्या क्या होगा। पापा को भी पता था, क्योंकि मेरे अब्बा दुनिया के सक्सेसफुल इंसान हैं। अगर मैं अपने अब्बा के बारे में बताऊं तो मेरे अब्बा ने मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कुछ भी नहीं, ना घर अपना ना कुछ अपना, और जॉब्स की, फार्म में काम किया, फिर उनको जॉब मिली, सब भाई बहनों की शादी करवाई, दादा दादी को लेकर आए, मेरे दादा बेड पे चले गए थे तो उनका जो वॉशरूम नहीं जा सकते थे, जो चादरें वो खुद बदली। फिर मैंने दादा के टाइम पे नहीं था, दादी के टाइम पे देखा मैंने कि दादी भी जब बेड पे लग गई थी तो मामा को पापा नहीं धोने देते थे बिस्तर, कहते मेरी माँ मैं धोऊंगा। और जब मामा कुछ करती थी तो पापा मामा को दुआ देते थे, कहते थे तुम्हारे जिम्मे तो नहीं है सब काम करना, लेकिन तुम कर रही हो। तो फिर अपना घर बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। तो मेरे नज़र में मेरा बाप जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान है। मैं सोचूं, मैं बोलूँ यार कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि मैंने जो भी किया आज तक वो मेरे बाप के सपोर्ट के बिना मुमकिन ही नहीं था। सही बात। जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना शुरू की, तो जब मैंने सिलानी में मेरी जॉब लगी तो मेरी बाइक मेरे बाप ने मुझे ख़रीद के दिया। आज 2025 तक मेरे बाइक का ब्रेक कम है, मेरी बाइक में ऑयल है नहीं, मेरे अब्बा देखते हैं। जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद मुझे वीडियो एडिटिंग में आना था, तो जाहिर है मेरी उस वक्त सैलरी कम थी, तो मुझे कंप्यूटर जब लेना था तो 16,000 रुपये का पीसी मेरे अब्बा ने मुझे ला के दिलाया। मेरे अम्मा अब्बा ने कभी मुझे नहीं रोका। जब पहली जॉब मैं कर रहा था ना, तो हमारी हमारी रिश्तेदार, तो मामा आके बता रही थी कि वो बोल रही हैं कि ज़ोही क्या जॉब कर रहा है, क्योंकि पता है डिज़ाइनिंग करना, उस वक्त मेरे ख़ानदान में कोई भी डिज़ाइनर नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि क्या जॉब है, ये क्या कर रहा है। 12-13 घंटे जॉब करता है, 10,000 में से अच्छा तो चपरासी को मिल जाते हैं। तो बहुत लगी थी मेरे दिल में वो बात। लेकिन मेरे अम्मा अब्बा ने कभी मेरे को वो नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो लोग, उनको लगता था मैं खुश हूँ ना, मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है, मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, फ़ख्र से दिखाता हूँ, कुछ भी बना यार ये देखिए कैसा लग रहा है, यार ये देखिए कैसा लग रहा है, तो उनको दिखता था। अब एक टाइम आया कि मैं ना 2 जॉब करता था। मतलब मैं सैलानी में था, तो सैलानी में सुबह 7 बजे से नहीं 9 से 7 की एक शिफ्ट थी, और फिर मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ पे मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई थी। वो वहाँ पे था रात 8 से 1। तो उस टाइम पर ना मैं सुबह निकल रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, तो अब मैं सुबह उठ नहीं पाता था, मेरी अम्मा मुझे उठाती थी, नाश्ता बना के देना, दिन का खाना बना के देना। तो अगर मेरे घर में ये सब सपोर्ट नहीं मिलता मैं कैसे करता। मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। आज भी मैं कोयटा होता हूँ, मुझे 10 काम होता है तो मेरा छोटा भाई कर रहा होता है। मेरी बेगम मुझे मेंटली सपोर्ट करती है। इतने सारे मोमेंट ऐसे आए कि जैसे अभी मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला, मैं एज अ डायरेक्टर एक कैंपेन को लीड कर रहा हूँ। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे मोमेंट आए कि जब मुझे कोई चीज़ एक बार नहीं मिली है तो मैं आपके सामने नहीं घबराऊंगा फात भाई। जैसे आपने मुझे बोला ज़हीब चलो एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मैंने कहा चलो करते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट में अगर काम नहीं किया ना, मुझे अंदर डर लग रहा है, तो मैं आपके सामने कभी बताया नहीं। लेकिन मैं घर जाऊँगा ना अपने फैमिली के पास, अम्मा अब्बा बेगम के पास, जहाँ पर मैं अपना वो वाला पार्ट दिखा सकता हूँ कि यार मुझे डर भी लगता है। तो मेरी बेगम ने हमेशा मुझे कहा कि आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों कहती है ऐसा, उसको पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने वो काम कभी किया ही नहीं। लेकिन उसके तरफ से जो ट्रस्ट मिलता है। अब तो शादी हो गई, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बेगम के पास हैं, तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे कपड़े इस्त्री हैं, मेरे जूते रेडी हैं, मुझे खाना खिलाना है नहीं खिलाना है, सब फैमिली देख रही है। मुझे पता है घर में कुछ मसला है, मेरा छोटा भाई है, तो यार फैमिली सुकून है। अली अब्दाल की आपने बात की, अली अब्दाल ने बोला कि अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं ना, तो आपको खुश होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं, आप कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकते। ऐसे ही है। और आप खुश कैसे होंगे जब आपका घर ही अगर खुश ना हो। सही बात है। तो आपके फैमिली मेम्बर, और देखिए हर चीज़ ना 2 वे कनेक्शन होता है फात भाई। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी माँ बाप से, अपनी बहन से, भाई से, बीवी से लेता रहूँ। ऐसा नहीं है, फैमिली सिर्फ देती रहेगी, फैमिली को अगर ना भी दिया जाए वो देती रहेगी, क्योंकि वो मोहब्बत करती है मुझसे। सही बात है। लेकिन मुझे भी तो फिर देना होगा ना। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं बहुत अच्छा वो नहीं हूँ औलाद, मुझे इस एज में माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, बहनों के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, बेगम के लिए कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने वो नहीं किया जो उनका हक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। बट यू आर ऑन द पाथ। हाँ, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार मैं इसलिए मैं चाहता हूँ अमीर हो जाऊँ कि अपने घर वालों को सारी खुशियाँ दे दूँ।
मेरी बहनें, मेरे भाई, स्पेशली मेरी बेगम, यार मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। मेरे दोस्त, मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं फात भाई कि उन लोगों ने ना बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब मैं, गर्ज होता है ना किसी चीज़ का कि यार यहाँ चलना है या ये करना है, तो शायद एक गर्ज होगा कि यार दुहेब की तरफ से पैसे मिले, कोई गर्ज नहीं यार, फिर भी मेरे लिए करते हैं। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने मेरे साथ कनेक्ट करवाया है। शायद अगर मैं इसकी वजह एक आपको बताऊं तो इसकी शायद एक वजह ये है कि मेरे अंदर से ना एक चीज़ आई है कि मैं अगर कोई चीज़ नहीं कर सकता, मैं बस दूं। जैसे मैंने कहा ना, जो आता है वो सिखा दो, जो नहीं आता वो आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं ब्रिज बन जाऊँ किसी तरह, कि मैं फहद को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, तो ये नहीं जानता। अगर मैं ब्रिज बन के इसकी जॉब लगवा दूँ तो शायद इस वजह कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह अल्लाह ताला देखो, अल्लाह ताला जो भी काम करता है वसीला बनाता है ना। एट द एंड ऑफ द डे इंसान वसीलों से काम कर रहा होता है। लेकिन बड़ी बात है, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह, अभी मैं आपको बताऊँ, कोयटा में मैं जब गया तो कोयटा में ना जॉब्स नहीं है वहाँ पर, प्राइवेट ऑफिस बिल्कुल नहीं है, लोग मजदूरी करते हैं, वो करते हैं। तो मेरे क्लास में एक बच्चा है, 9 क्लास का स्टूडेंट है, उसकी स्कूल की छुट्टी होती है, वो साइकिल से 3 घंटे साइकिल भगाते हुए आता है, कोयटा ऐसे इस रास्ते में आता है और वहाँ के बैठता है। और क्लास का वाहिद बच्चा जिसको एक असाइनमेंट वो 3 करके देता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि ये इसके पास कंप्यूटर होगा, क्योंकि कोयटा में ये ना कि 70% स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं है। तो सिलानी वालों ने ये कहा है कि ये लैब है, आप आओ, सुबह से शाम तक खुला रहता है, यहीं आकर प्रैक्टिस करो। अच्छा, वो बच्चा यहाँ की भी प्रैक्टिस नहीं करता, तो मेरे दिमाग में यही था कि इसके पास सब कुछ होगा। तो एक दिन ना उसकी वालदा का मैसेज आया मेरे पास, उसी के नंबर से, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल रहमान, सॉरी नाम ब्लर ट्वीट कर दीजिएगा, मैं इनकी वालदा बात कर रही हूँ, ये इनके पास ना कंप्यूटर नहीं है, इनके वालिद साहब ना मज़दूर हैं और इनका छोटा भाई है वो स्पेशल है, तो हमें इसको भी देखना पड़ता है। और सॉरी नाम कट कर दीजिएगा, इसके पास ना लैपटॉप है नहीं, ये अपने कज़न के घर में जाके प्रैक्टिस करता है। अब हमें भी अच्छा नहीं लगता ना कि कितने देर तक वो वहाँ बैठा रहेगा। अभी कभी कभी जल्दी उठ जाता है, बोलता है अम्मी मेरे पास अभी होता तो मैं प्रैक्टिस कर रहा होता। मतलब वो बच्चा जिसको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ 3 करके आता है, वो चाह रहा है कि मैं और बना के दूँ। तो सर अगर आप कहीं से लैपटॉप अरेंज करवा दें। अब जब वो मैसेज आया ना तो मैं एकदम से, मेरा दिल पसीज गया कि मुझे ही क्यों आया है मैसेज, मुझे ही क्यों आया, कोई मुझसे क्यों उम्मीद लगा रहा है। खैर उसके नेक्स्ट डे ना सैलानी का एक एंट्री टेस्ट था, मतलब बैच 3 के लिए एंट्री टेस्ट लिया जा रहा था। तो वहाँ पर काफ़ी बड़े लोग आए थे, डीजे आए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल आए हुए थे, सैलानी के ट्रस्टीज आए हुए थे। मैंने उस बच्चे को मैसेज किया, इस दिन तुम आना, फुल तैयार होकर आना, क्योंकि 2-3 महीने में उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। मैंने स्टेज में बुलाया, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, सारी चीज़ बताई। 1 से 2 हफ्ते बाद उसके बाद एक लैपटॉप है अपना माशाल्लाह। तो अल्लाह ने, मेन चीज़ वसीला मैं ही क्यों, तो यार शायद ये अल्लाह का करम है यार, ये अल्लाह का करम है, मेरे घर वालों की दुआ है, मेरे दोस्तों की दुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अपने बोलते हैं यार ज़ोएब तू बहुत कुछ कर लेगा, मैं बोलता हूँ क्यों बोल रहा है, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ। तो कुछ चीज़ें जो नहीं बताई जा सकती, डिफाइन नहीं की जा सकती। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। और मेरे लिए भी ये मास्टर क्लास है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि बहुत दफ़ा आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहे होते, लेकिन आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं कि आपके आसपास के लोग बिलीव कर रहे होते हैं और आप यू नेवर वांट टू लेट देम डाउन। आप बोलते हो कि यार ये बिलीव करें तो उसका मतलब कुछ तो देख रहा है ना मेरे अंदर, मतलब कुछ तो है। मैं अपनी बेगम के बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी बेगम ने एमफिल किया हुआ है और मैं उस वक्त इंटर ही फेल था, लेकिन यार उस खातून ने भी कैसे मेरे पे ट्रस्ट किया, इतनी पढ़ी लिखी। मैं अभी भी बोलता हूँ यार कि तुम कहाँ इतनी पढ़ी लिखी, मैं जाहिल जपट आदमी, लेकिन बहुत बड़ा किरदार है यार उसका, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा किरदार है। थैंक यू सो मच मैन। और बड़ा मज़ा आया ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से बात करने में जो लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल डिसिप्लिन से हैं, फिर टीचिंग में भी हैं, फिर कंटेंट में भी हैं, फिर ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को समझते भी हैं, ह्यूमन बिहेवियर को भी समझते हैं, स्टोरी टेलिंग में भी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ फैमिली मैन, बीइंग अ सेल्स प्रोफेशनल। मुझे इन चीज़ों से सबसे बड़ा लगा हुआ है, एंड दिस इज़ द थिंग दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन माई कंटेंट, क्योंकि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो फिर पसंद भी कर रहे होते हैं। तो दैट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट लाइक अ हेवनली टॉक कि यार किसी ऐसे बंदे से बात हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह चीज़ें हम साथ चलते रहे तो दोबारा भी करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स तुम्हारे डिस्कस करेंगे कभी अगले सेशन में। एंड आई एम होपिंग एंड दुआ है मेरी कि तुम अभी अगर अपने आप को 1 पे कंसिडर कर रहे हो तो जब हम अगली दफ़ा मिलें तो 101 पे हो इंशाल्लाह।
तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फॉर और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं, एंड इफ़ यू वांट कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली और बात हो सकती है, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वील ट्राई टू गेट हिम अगेन ऑन बोर्ड एंड टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स। तो जब तक के लिए मुझे और जुहैब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।